अस्सलामुअलैकुम सारे भाइयों, दोस्तों, अहबाबों को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। पिछले एपिसोड को हमारे सिर्फ 8 दोस्तों ने देखा था, तो मैंने कहा इस दफ़ा शायद 2 और कम कर देंगे हम। अ, मेरे साथ आज हैं शुजा आबिदीन और हमारे एक और दोस्त साद नजीब। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो आप लोग? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम क्या लोग तो किसी कैसे तारीफ सोच के रहे मोहताज नहीं है। हो? बिल्कुल, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, शुजा। कैसे हो भाइयों? कि ईद मुबारक। सबसे पहले तो कैसी गुजरी ईद आप लोगों की? थोड़ा सा रेगुलर लाइट बोर नोट जैसे पे। बड़े लोगों की ईद गुजरती है। आय हाय कितना हाय। सोए? कितना सोने का मौका कम मिला, लेकिन ये कि गर्मी बहुत थी भाई, तो बस बहुत ज्यादा यार गर्मी। मेरी तो इस्लामाबाद की पहली बकरीद थी, तो मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ एक्चुअली। अच्छा, सड़कों पे ओजड़ी नहीं होती है, सफाई होती है, खून नहीं बह रहा होता है। पता चला ऐसा भी होता। हर घर में नहीं कुर्बानी नहीं, हुई है, लेकिन किसी घर के सामने खून नहीं था। कुर्बानी से पहले सीडीए वाले आपको स्पेशल किस्म के जो है ना थैले दे के जाते हैं कि गंदगी इसमें डालनी है और इसमें कॉल करके डालना बुलाना है। है। यार, लोग फॉलो भी यस। करते हैं। बा, यार बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स आए आपके भाई। अगर आपके घर में कोई थैली देके चला गया और कहा भाई ओजड़ी इसके अंदर डाल के कॉल कर दीजिएगा, तो कितना मुश्किल हो गया आपके लिए, बताएं आप खुद। यार, कोई लोगों मुश्किल ने नहीं रहा। उसमें और फोन पे नॉर्मल खर्चा नहीं थैले नहीं बचाया कि दिए जरूर। यहाँ पे। वो हेल्थ और इन सब क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली थैले दिए हैं, बायोडिग्रेडेबल। उस पर लिखा हुआ क्या था बड़ा बात है बड़ा। यार, ये कैसा लग रहा है ये? मतलब अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हो तुम लोग, नेगेटिव भी दे रहे हो। नेगेटिव यार इस सेंस हाँ, में ये ये नहीं कि नहीं ना नहीं, ये मैं सारा सोच रहा पॉजिटिव है। पॉजिटिव। दिस इज वेरी भाई, गुड, मैं कहता हूँ। इसमें ना गो दोनों अहेड। चीजें होती हैं। एक खुशी का इजहार भी है और हसरत भी होती है। बस हर हर चीज में ऐसा है। कैसा? कराची से मेन डिफरेंस सिर्फ सफाई का लगा? यह चीज का सफाई का तो बहुत बड़ा एक, डिफरेंस है यार, हर चीज का। बहुत सारी चीजों का एक वो चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें सफाई रोड सब चीजें आ जाती हैं। बहुत छोटा सा शहर है यार, बहुत छोटी आबादी है, जिसको मैनेज करना बहुत आसान है और फंड इतने हैं। जो दूसरी बड़ी बात है वो है यहाँ का मौसम और खूबसूरती, वो नेचुरल है। और वो और जरा सा मौसम खराब हो तो आप 2 घंटे दूर हैं मजीद ठंडे इलाके से। नहीं, एक चीज और है कि 10-15 दिन मैक्स अचानक से बादल आते हैं, बारिश होती है, मौसम सेट हो जाता है, जैसे आज हुआ है। अब जैसे जस्ट इमेजिन करो, आज दोपहर में गर्मी इतनी थी कि लोग बोल रहे थे 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। यस, शाम तक इसी हवा चली कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और अभी इतनी यस, ठंड है कि लिटरली लोग दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं ऐसे ही। खुल के बैठे हुए। बेहतरीन। तो मुझे खैर, याद है इट्स अमेजिंग, इट्स 2009 में या 2008 में हम लोग जब यूनिवर्सिटी की तरफ से गए थे, तो ऐसी शदीद गर्मी थी दोपहर में कि सांस नहीं आ रहा था हम लोगों को इस्लामाबाद जाके। ऐसे और शाम को ऐसे ही वही है। बारिश हुई और अचानक से मौसम खुशगवार हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा। यहाँ की आ, गर्मी थोड़ी सी डिफरेंट है, सऊदिया टाइप की गर्मी है, ड्राई गर्मी जो होती है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं होती यहाँ पे, समझ। 12% 10% होती है। बिल्कुल। कराची की गर्मी मैं दूसरी होती है। शुजा तुमसे पूछूंगा, कुर्बानी की तुमने कराची में या इस्लामाबाद में? मैंने इस्लामाबाद में कुर्बानी की। इनफैक्ट मैंने घर के अंदर बकरा किया है, बाकी हिस्सा लगाया था रेट करीब में। रेट्स का क्या डिफरेंस है? कराची की तरह आसमानों पर चढ़ते? देखो, मैं छोटे से बैकग्राउंड देता हूँ यह कि हमारे यहाँ ना, क्योंकि मैं कुर्बानी का शौकीन आदमी हूँ, तो मैं तो कराची में नहीं हूँ, तो उस तरह से कुर्बानी ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो मेरे घर में ना, जब ये बकरा ईद सीजन होता है, तो वो जितने भी ABCD XYZ यूट्यूबर्स हैं ना, जो मंडी के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो मैं वो फुल फॉलो कर रहा होता हूँ, मंडी में क्या रेट चल रहा है। तो क्या अच्छा, मैं बात देख के सोचता था तो क्या कौन बात। लोग देखते हैं ये वीडियो। आदमी। ये ये मैं तो मुझ तेरे जैसे सामने पागल बैठा होते हुआ है। हैं। ऐसा ही तो है, यार ऐसा ही है। आई वुड बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल से जानवर खरीदने के मामले में मोरलेस सेम लगा, ऑल्दो लोगों ने मुझे डराया बहुत तक, और बाकी ये हकीकत भी है। यहाँ पे ना थोड़ा सा एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है लोगों का, कि लोग एक्चुअली पूछते हैं कि जानवर किस नस्ल का है। जैसे कराची में तो लोग सिर्फ ये पूछते हैं, हाँ उस्ताद कितने के लिए महंगा ले लिया, यहीं तरी रुक जाते हैं। ये नस्ल कौन सा है, वो क्या पता नहीं कौन सा जंगी, तो ये साहिवाल साहिवाल, तो और ये और पता नहीं कौन कौन सी भाई इस नस्ल। बर्मन बर्मन हाँ लाल हाँ, लाल वाले। मतलब लोगों ने मुझे बोला, शुजा भाई आपका बजट क्या है? मैंने बोला कुछ नहीं, कंप्लीट 50,000 में मुझे बकरा निपटाना है। कह रहा 50,000 में बकरा निपटाना मतलब समझ। मैंने बोला भाई खरीद के घर पे रख के कुर्बानी करने तक 50,000 में बजट करना है। यार शुजा भाई जानवर नहीं मिलते हैं 50,000 में। मैं गया हूँ, मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी लाया हूँ,
कुर्बानी भी की है, उसको 5 दिन जो है खाना भी खिलाया 50,000 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जो बेहतरीन, कि अल्लाह कबूल करे। कराची में भी इस ईयर पॉसिबल था, तो विच मींस कि उसमें कोई फर्क नहीं है। और आई थिंक बस वही वाला मसला है, मेरा ऑब्वियसली नॉर्मल सा जानवर था, लेकिन कराची में भी मैं ऐसी जानवर पिक करता था जो दिखने में अच्छा हो, कोई अबे नस्ल का क्या करना, हमने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करना उसको यार, कुछ अरसा ख्याल करना, दैट्स इट। तो रेट तुम्हें तुम तो कह रहे हो कि लेकिन कराची की जैसे ही है? लेकिन मेरे आसपास जो जानवर आ रहे थे ना, बकरे भी ऐसे आ रहे थे जैसे कोई ऊंट ले आया है भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लोगों को ये वाली चीज का शौक है समहाउ, तो कि भाई मतलब अब शो ऑफ को या जो भी को, लेकिन माशाल्लाह भाई वो बकरे नहीं थे, वो ऊंट थे भाई। यार जिस तरह मेरा तुम बकरा सफाई की उनके बातें सामने। कर रहे हो, जिस तरह तुम हाँ सफाई की बातें कर रहे थे, अभी कुर्बानी हुई तो पता नहीं चला कि कुर्बानियां हुई हैं लोगों के, तो रखने का क्या रिवाज है? उसमें भी इसी तरह सफाइयां वगैरह चल रही हैं? यार और बहुत घर के सिंपल बाहर सी बात रोड है। खोद के टेंट खोद नहीं क्या नहीं, रोड खोद के टेंट लगा दिया, इस तरह से अब सीन नहीं? हाँ वैसे ऐसे ही था, मतलब हमारा जो पार्क है उसमें जो है ना एक मिट्टी का बहुत बड़ा एरिया खोद दिया, वहीं पर ही कुर्बानी करनी है, फिर वहीं बराबर में सोचो टेंट लगाया हुआ उन्होंने शेड के लिए, गर्मी थी, पानी का इंतजाम रखा हुआ है, और ये सोसाइटी ने किया है, किसी और ने नहीं किया है, जिनको हम बेहतरीन, मंथली जो है वो दे रहे हैं मेंटेनेंस 2,000 रुपए एक घर से। बेहतरीन, उन्होंने बेहतरीन। आपको जो है वो ये सारा सेटअप करके दिया, उन्होंने बोला कि भाई सबने कुर्बानी यहाँ करनी है, ऑल्दो सबने, बहुत सारे लोगों ने घर पे की, मैंने भी खुद घर के अंदर की, मुझे बकरा करना था, मतलब भाई यहीं पर ही निपट जाएगा, कहाँ मैं पार्क लेके जाऊँ फिर वापस लेके आऊँ उसका गोश्त, और लेकिन उस पे भी माशाल्लाह उन्होंने कहा था कॉल करते गाड़ी आएगी उजड़ी ले जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बहुत सुकून से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ तो तुम्हारा यार ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? सॉरी सर, यार मैं साथ मुझे तो तुम्हारा। कोई इतना शौक नहीं है, मेरे लिए जो है ना ये एक जिम्मेदारी होती थी जो मुझे पूरी करनी होती है, और पिछले हाय हाय 5-6 सालों से जो है ना मैं इस चीज को आउटसोर्स कर चुका हूँ। तो मतलब तुम यहाँ पे ऑनलाइन भी कुर्बानी किया, वाले हो गए हो? यहाँ आके मैंने ऑनलाइन कुर्बानी ट्राई की है, लाइक दूसरी बार ट्राई की है, और ऑनलाइन भी की, मस्जिद में भी हिस्सा लिया, कराची में भी की, अच्छा, मेरा थोड़ा तो वो बहुत वाला गोश्त सीन लिया होता है, है, मैं बाकी बेगम के साथ बैठ के देख पार्ट रहा होता बाकी। हूँ। मैं आज जब रेट्स देख रहा था कल परसों, तो बेगम को बता रहा था, ये मैं 2009 में लास्ट बकरा ईद की थी पाकिस्तान में। तो उस वक्त हम नवीद अहमद ताज, जो हमारे बहुत खास दोस्त हैं, उनके लिए हाय। 15,000 रुपए में 3 बकरे लेने के टारगेट से हम गए थे, अब्दुल्ला 15 कासिम में की 3, वाह। अच्छा, में सबसे 3 सबसे बकरे ले आए थे। वो वाली कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगा जिस दिन नवीद आएगा उस दिन हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे ना। अच्छा मुझे लग रहा है मूसा अटक गया। एक मिनट इसमें गाइस, इतने लोग गाइस एक मिनट होल्ड बताएंगे। करो। मूसा, तुम अटक गए हो अब मूसा। हेलो, तो तुम्हारी नेट अरे आवाज आ बंद कर रही दिया है, अचानक से। स्क्रीन अटक गई यार। यार ये अब सेट है। कौन से गांव में रहता हूँ जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता है, ये कौन सा गांव है? यार कसम से, मतलब ये मेरे साथ कभी नहीं होता था, ये मेरे साथ अब हो रहा है। बताओ जरा। नहीं बोल दो, हम लोग पनौती हैं, हम आए हैं तो तुम्हारा नेट नेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इतनी हैवी कर पा बैंडविड्थ आ रहा रही है यहाँ से। है। हाँ। मैं वैसे कह रहा था मूसा ये कि नवीद वाली स्टोरी तो इंशाल्लाह एक दिन जब हमारे बाग खुलेंगे, नवीद साहब इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे तो मजा आएगा ना, नवीद साहब से स्टोरी सुनेंगे। नहीं मूसा पर अटक गया, आई एम श्योर इतनी देर मूसा एक स्टिल पोजीशन में नहीं रह सकता। नहीं रह अब सही सकता। चलना चाहिए। चलो अब सही चलना चाहिए। अब ये मोबाइल पे आ गया। अब मैं क्या तीसरी बार हाँ, बात बोलूं यही वाली बात कि जब नवीद साहब होंगे वो खुद इस पॉडकास्ट में हाँ। बताएंगे अगर हमारे इतने बाग खोले। वो सेलिब्रिटी है भाई, उनको पैसे देके बुलाना पड़ेगा। देख लेंगे यार इंशाल्लाह, तो इतने तो हम बना ही लेंगे। तुमने क्या किया मूसा? यार मैंने बकरा किया था, और हम लोग तो छोटी सी, इधर ना वो टेढ़ी बकरे आते हैं सऊदीया में ना, सीरिया से आते हैं वो टेढ़ी बकरे, वो एक ही बकरा पूरे सऊदीया में चलता है। तो वो किया था मैंने भी, इधर तो आउटसोर्स ही करना पड़ता है, अपार्टमेंट्स में आप रख नहीं सकते, कुर्बानी को सीन नहीं है, तो फिर ऑनलाइन जहाँ भी वहां पे आपको तो मिल वो, जाए हाँ वहां पे तो वो वाला सीन होता है ना कि वो मशीन के अंदर पूरा मतलब जबिया बस हो जाता है, बाकी सारी चीजें मशीन के थ्रू है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं, तबेला जिसे बोलते हैं हम कराची में, तो आप सब अच्छा तब अपना जानवर खरीदो, स्लॉटर हाउस में ले जाओ, वहाँ पे वो आपको 4 टुकड़े करके दे देते हैं। ओके। तो अच्छा। उसके बाद फिर आप कोई मोहल्ले के कसाई से छोटे पीसेस वगैरह करवा लो। तो मेरा इधर हाइपर मार्केट्स जो होती है, जैसे हमारा इम्तियाज स्टोर हो गया या कारफोर वगैरह जो है, वहाँ पे, यहाँ पे जो हाइपर मार्केट्स हैं वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो मैं तो हाइपर मार्केट से करवा लेता हूँ, क्योंकि वो बकरे से लेके काट काट के पीसेस करने तक सब कुछ वो करके दे देते हैं, जबरदस्त। तो 2-3 जगह जाना नहीं पड़ता।
तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फ्यू वाली फील नहीं आती जो पाकिस्तान हाँ में वो आती है, राइट? वो शौक पूरा खतरनाक नहीं वाला होता। सवाल पूछता हूँ ना, यार सबसे लेकिन खतरनाक वाला, क्या वो पाए बना के देते हैं? नहीं, नजर भी नहीं आते पाए भाई, पाए तो आते भी नहीं है पाए साहब। पाए होते ही नहीं इसके जानवर के। लिटरली बगैर पाए के आता है वो टेढ़ी जानवर, है ना, कितना पाए टेढ़ी है ना, उसके पाए कटे हुए होते हैं। अभी मैंने पूछा भी पाए कितने, उसने कहा नहीं वो तो बल्दिया वाले ले गए, पाए नहीं है। सीरी थी, सीरी रखता यार लेता था, मैंने कहा बल्दिया इसको वाले बना के खाते मगज हैं। निकाल दो, यार मैंने लेकिन कहा मगज ऑनेस्टली निकाल दो, उसने रूल में कर दिया। आई मस्ट से कि बकरीद का मजा तो कराची में है एक्चुअली। एक माहौल, एक वाइब होता है यहाँ पे। आखिरी दिन फाइनली मुझे नजर आया लोगों ने अपने जानवर सड़क पे चलाए और सब चीजें की, नहीं लेकिन आई थिंक माशाल्लाह अगले दिन सुबह इस्लामाबाद सफाई भी के हो गए। अलावा, इस्लामाबाद के अलावा ना बाकी तमाम शहरों में हमारा जो हेड है कंपनी का, वो यही कहता है कि असल पाकिस्तान ना 5 किलोमीटर बाद से शुरू होता है। तो वो यहाँ पे नहीं है, वो शायद पिंडी में जाएंगे तो आपको नजर आने शुरू हो हाँ जाएगा। आई एग्री। हाँ पिंडी वाली साइड पे फिर भी कुछ होगा, लेकिन जैसे मेरे ऑफिस में भी सब सुन थे, सबने बोला हाँ बस अब छुट्टी आई है तो अब हफ्ते को जाके लेंगे। अब हफ्ते 2 दिन तो रह गए, तब क्या जाएंगे यार, मतलब जानवर आएगा भी। कराची में आप किसी को बोलोगे मैं 2 दिन पहले जानवर ला रहा हूँ, लोग तो ऐसा जज करेंगे, अल्लाह ये तो कुर्बानी का एसेंस ही नहीं ले रहा। शुजा हाँ तू शोएब वहां का पे मैसेज आ रहा है, अब हमारे शोएब घर का के मैसेज आ करीब रहा है, वो नॉट एबल टू मंडी। एंटर, क्या आ रहा है? कि ही इज नॉट एबल टू एंटर। उसको आइडिया दो, बंद करे खोले क्या करे। यार वो अगर वो भाई मोबाइल से कर रहे हैं ना तो नहीं आ पाएगा। मैंने भी मोबाइल से ट्राई कर रहा था, मैं लैपटॉप लेके आया हूँ। अच्छा ऐसा है। चलो देखते हैं ये वाला ए, मसला। मेरा ख्याल से एनी वापस कराची चला गया है। आई थॉट कि वो शायद इस्लामाबाद आएगा। नहीं यार, इसकी फैमिली वही थी तो ऑब्वियसली तो ये तो होना था कि इसको जाना था। फैमिली अगर यहाँ है फिर तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है यहाँ रहने के लिए। तुम लोग कराची लेकिन एक क्यों हम नहीं गए ईद पे? कोई खास इसलिए वजह यार कि मैं कराची ना मेरी जाने की? बहन हज करने गई है और वो अपने बच्चे यहाँ पार्क करके गई। चलो माशाल्लाह, फिर तुम माशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें भी हज तौफीक का फिर सवाब मिल रहा है। डोंट टेक एनी टेंशन। अच्छा यार, आज तुम दूसरे बंदे हो जिसने ये बात बोली है, मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। यार देखो हाजियों की असिस्टेंस इज अ वेरी बिग डील, और खासतौर पर जब उसमें उन लोगों की अमानतों का ख्याल रखना तो इज समथिंग लाइक दैट। यस, तो ये कहते हैं कि मतलब हाजियों के जो है ना हज का सवाब मिल जाता है ऐसे मौके पे। तभी वो शुजा आप बादशाह चले गए। लोगों की चीजें जब्त करके उनको हज पे भेज देते थे। यार देखो एक्चुअली ये सारी बातें उस दौर की जब हज ऐसा फरीजा समझा जाता था कि यार अब ये बंदा वापस नहीं आएगा, राइट? तो मतलब आखिरी चीज होती, तो उसमें सोचो अगर कोई बंदा आपको अमीन बना के जा रहा है अपनी औलाद का, तो मीन्स कि वो सोच के जा रहा है कि अगर मैं वापस नहीं आया तुमने संभाल लेना आगे की जिंदगी इनकी। ये वो वाला सीन है। फिर उनके जो भी मामला आता है, प्रॉपर्टी सब आपने हैंडल करना है। वो जो फिर आहत कुरान में पूरा एक, खैर हम फिर भाइयों टॉपिक से एग्जैक्टली वो टॉपिक पे आ जाना चाहिए। भाइयों 1 मिनट आ गए जिसका इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम सुहेब, नहीं यार, कैसे हैं आप? अरे भैया, अरे आ भैया, रहे आ रहे आ रहे, अस्सलाम वालेकुम। सुहेब अनम्यूट करें। अबे आवाज आ रही है भाई, तुझे नहीं आ रही है? अरे सुहेब म्यूट हुआ है। अब क्या हाल है? आ रही है, मुझे भी आवाज आ रही है। कैसे हो कैसे भाई? हैं सुहेब? भाई सब अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूट हट चुका हूँ। अब अभी आवाज आ रही है? ये इसका तो सोएब हमसे इतने दूर से बात बिल्कुल कर रहा है, ठीक कम से ठाक, कम 20 अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड का डिले है। यार सबसे बड़ा इशू ये हुआ, हमारे बहुत कितना डिले है। सुहेब मार्क्स में यार चला आवाज गया। बहुत कम आ रही है। अच्छा यार तुम सोएब मार्क्स में चले सोएब गए। एक मिनट मैं जिस जगह पे हूँ ना वहां पे सिग्नल्स का बहुत इशू है। सर सोएब एक गेम खेलता है, मैं 1 बोलूंगा तू 2 बोलना, ठीक है? 1। अब अबे 15 ये बाकी सेकंड हो गए। अबे नहीं नहीं, उसको आवाज आने ही बंद हो गई। वो कह रहे मुझे समझ में ही नहीं आया, उसके बाद आवाज आनी ही बंद हो गई। टक गया। मेरे ख्याल से सुहेब का आना जाना लगा रहेगा जब तक हम ऐसा करते हैं। टॉपिक अच्छा पे आते हैं। लेकिन शुरू करते हैं भाई, शुरू कीजिए। हाँ मैंने और साद ने बहुत एक अच्छी बेसलाइन क्रिएट कर दी है टैक्स के हवाले से। ये जितनी भी चीज कहाँ? सर्विसेज हमें मिल रही है ना इस्लामाबाद में, ये कोई ना कोई टैक्स दे रहा है तो इसलिए मिल रही है हमें।
नहीं टैक्स तो कराची वाले देते हैं भाई, मजे तुम नहीं, लोग actually- इस्लामाबाद में नहीं, लेते हो। नहीं मेरे ख्याल से इस वजह से कि इस्लामाबाद में जो ये फैसिलिटीज हैं उसके शायद मेन रीजन ये है कि टैक्स कलेक्शन फेडरल एंटिटी करती है बेसिकली, और वो अपनी जरूरियात के बाद वो फिर प्रोविंस को दे देती है। और फेडरल टेरिटरी थी 3-4 जिसमें एक ये इस्लामाबाद है, फाटा था जो कि अब रहा नहीं है। मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान फेडरल उसमें आता है, और अब एक थर पारकर है शायद जो फेडरल कंट्रोल में आता है। बाकी तो इस वजह से उनका बजट और वो रेशो आबादी की, छोटी सी जगह है यार, आबादी इतनी है नहीं, तो ये मैनेजेबल है। आई थिंक पहले स्टार्ट करते हैं इस हवाले से कि पहले बहुत जरूरी समझना है कि टैक्स एग्जैक्टली व्हाई इट इज नीडेड। आई नो ये बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन कि आपको क्यों लगता है कि टैक्स हमें देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो उसका ब्रेकडाउन किस बेसिस पे होना चाहिए। लाइक हम कैसे ब्रेक डाउन करें कि यार मूसा कितना टैक्स देगा, साद कितना देगा, शुजा कितना देगा, वो किस तरीके से उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। क्या आप एग्री करते हैं जो ज्यादा कमा रहा हो उसके ऊपर परसेंटेजेस ज्यादा लगने चाहिए, या एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट साद, व्हाई टैक्स इज इम्पोर्टेंट, एंड क्या आपको लगता है इसका फंडा होना चाहिए इस वाले से? टैक्स इम्पोर्टेंट तो ये तो बड़ी नॉर्मल बात है कि कोई भी निज़ाम अगर चलाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना होगा, ठीक है ना। रेवेन्यू कलेक्शन की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मोस्टली कलेक्शन ही है। कुछ इदारे हैं जो आपके प्रॉफिटेबल इदारे भी हैं, ठीक है, इस हिसाब से उससे भी चीज़ें चलती। कुछ सेल्फ सस्टेनिंग इदारे हैं जो खुद ही कमाते हैं और खुद ही अपना ऑपरेशनल एक्सपेंस चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्टली ये एक्सपेंसेस जो है ना वो टैक्स या इसी से रिलेटेड कलेक्शन के बाद चलते हैं। अब जो दूसरी चीज जो है, अब तो होना तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल वाकई में होना चाहिए। इवन वो चीजें जो कि गवर्नमेंट अपने उससे नहीं चला सकती, खर्चे से नहीं चला सकती या नहीं चला पा रही, उसके लिए भी हम लोग चैरिटी देते हैं। और कलेक्शन तो हो रही है ना, किसी ने एनजीओ के थ्रू हो रही है, वो ऑफिशियल एनजीओ है या कोई लो लेवल की एनजीओ है, और वो कलेक्शन आम लोगों से ही पैसे कलेक्ट करके गुजर औकात के लिए तो कर रहे हैं ना, चीजें अरेंज कर रहे हैं। एदी फाउंडेशन टाइप के इदारे या इस तरह के और बेतहाशा इदारे हैं जो कि यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी तो कलेक्शन होती है और उसी की बेसिस पे वो लोग चला भी रहे हैं चीजें। अब उसको नाम चेंज करते हैं, आप उसको टैक्स कहते हैं सरकार के नाम पे, या आप उसको चैरिटी कहते हैं। तो इसमें साथ पर एक सवाल ये आता है, टैक्सेस तो माशाल्लाह हम मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल सिचुएशन में देते हैं, चाहे हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे हम कोई चीज, यहाँ तक कि अगर मैं बिस्किट भी खरीद रहा हूँ मैं उसके ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन लोगों की चीखें आखिर में इनकम टैक्स पे क्यों निकलती, इन सारे टैक्सेस पे क्यों नहीं निकलती, क्या वजह? व्हाई पीपल आर ओनली नहीं, लोगों की चीखें तो इसलिए निकलती है कि भाई दोनों तरफ से थप्पड़ मारोगे तो मतलब क्या होगा। अगर हम लोग सैलरीड क्लास लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, यानी सैलरी या सोर्स पे बेस पे डिडक्शन हो रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है भाई? उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट टैक्स के सर्कल में नहीं आते, तो उसमें जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं वो लोग क्यों आ जाते हैं भाई? मतलब अगर मैं डायरेक्ट भी दे रहा हूँ और इनडायरेक्ट भी मैं दे रहा हूँ, हर तरफ से मैं ही दे रहा हूँ, तो मैं ही 3 नुक्ते वाला बन रहा हूँ, ठीक है ना। और वो ये मेरे ख्याल से पूरा सेगमेंट ही है। आप यहाँ पे 3 नुक्ते की बजाय दूसरा वर्ड ही बोल सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो मेरा सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो सबसे पहले तो ये कि एक तो टैक्स मुझसे क्या कहना चाहिए फोर्सफुली लिया जा रहा है। अगर मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश शामिल हो तो मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं ना दूं या कम से कम दूं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि भाई उसके अगेंस्ट मुझे फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, या एटलीस्ट उसके अगेंस्ट मुझे फायदा क्या मिलता है, या उसके अगेंस्ट एटलीस्ट मुझे सोसाइटी में कोई एडिशनल कोई वैल्यू मिली हुई है या कोई एक एडिशनल ओहदा मिला हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं टैक्स देता हूँ, फर्ज करें मैं महीने का 10 लाख रुपए टैक्स देता हूँ, तो फर्ज करें इंशाल्लाह माशाल्लाह के साथ पहले इंशाल्लाह बोलना जरूरी है, वहां तक पहुंचे तो
अबे 10 लाख तो नवाज शरीफ नहीं देता। अगर कोई बंदा वो 10 लाख रुपए टैक्स दे कोई रहा भी है नहीं देता होगा शायद, पॉलिटिशियन। तो इसको ना कोई स्पेशल पावर होनी चाहिए यार, मतलब कि अगर वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हो सकता है वोटिंग में कोई 5 वोट के बराबर उसका कोई हिस्सा हो, या ट्रैवलिंग में कोई अलाउंस मिले, या मतलब जब इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसी का तो उसको एडिशनल एडवांटेज मिलना चाहिए ना। क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर से हमने देख लिया कि नॉन फाइलर की डेफिनेशन ना एफबीआर के पास वही है कि जिसने पिछले 5 साल भरा टैक्स, रिटर्न फाइल किया और 6 साल नहीं किया, वो नॉन फाइलर हो गया। वो जो ब्रैकेट से बाहर है वो बाहर ही है। तो जो तकलीफ या जो चीखें निकलती है ना वो उन लोग की निकलती हैं जो कि आ गए इस सर्कल में और रहना नहीं चाह रहे या इससे भागना चाह रहे हैं, वो फंस गए। उनके पास नोटिस भी आता है, उनके उनके पास हर जगह से डिडक्शन भी होती है। बेसिकली वही लोग हैं और वो लोग ज्यादा शोर नहीं मचा पा रहे क्योंकि वो मोस्टली पावरफुल लोग हैं नहीं, माफिया टाइप के लोग हैं। तो यानी इसीलिए जो है ना मैंने इसी में मैंने ना एक पॉडकास्ट सुनी थी, एक मैं बात कंप्लीट करूं कि एक पॉडकास्ट तो नहीं कहेंगे, एक रेडियो शो का बंदा है, उसने बोला था कि भाईजान सैलरी क्लास में ना हमारे सिर्फ बैंकर्स आइए चंडीगढ़ रोड बंद कर देना 5 दिन के लिए, जिस तरह रिटेलर्स बंद करते हैं दुकानें, तो सैलरी क्लास की भी जान छूट जाएगी। लेकिन ये बैंकर्स को ही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और कोई मुनज़्ज़म इदारा ऐसा है नहीं। तो अगेन जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और सैलरी क्लास पर टैक्स बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। अब यार हमारे पाकिस्तान में एक इशू है ना, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो टैक्स की अगेंस्ट कोई बात करता है तो वो उस स्पेसिफिक लोगों के लिए टैक्स माफ हो जाएगा, औरों को उनका भी टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो ये इशू भी है। तो अगर कोई एक आध आ भी जाता है और बोल देता है कि यार हम, जैसे आपने बोला बैंकिंग सेक्टर वाले इस पे हैंग हो गया, यहूदी साजिश थी ये भाई, चाहते ही नहीं है कि मुल्क के बारे में कोई अच्छी बात की जाए। मूसा भाई आप इस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन आप भी किसी न किसी फॉर्म में टैक्स तो देते होंगे अपने इदारों को। तो मैं VAT देते हैं ना ये 15%। तुम लोग अभी बात कर रहे थे ना, तो मैंने उसमें ये चीज मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ तो हम देना ही नहीं चाहती टैक्स ना, तो ये टैक्स को अगर फैलाना है और इम्प्लीमेंट करवाना है ना कि हम दे, तो हमारे जो मदरसे हैं और हमारे जो मस्जिद के इमाम हैं और ये जो रिलीजियस साइड है ना, उनको ये चीज पुश करवानी पड़ेगी कि उनके थ्रू पुश करवानी पड़ेगी। क्योंकि टैक्स का जो सबसे पहली दफा शुरू हुआ है ना, वो हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में शुरू हुआ था, जो सबसे पहले टैक्स उन्होंने लगाया था मदीना की रियासत में। तो वहां से मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों को थोड़ा सा इस्लाम जगाया जाए, इस्लामिक टच देके उनको फोर्स करवाया जाए कि टैक्स देना शुरू करें। तो तब जाके शायद हमारे लोग सीरियस हो गया, टैक्स वाकई देना चाहिए, इसकी टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए, और टैक्स देंगे तो फैसिलिटीज मिलेंगी। अब हम लोग जब टैक्स ही नहीं देना चाहते तो फैसिलिटीज हम किस मुंह से मांगे? मैं चाहता हूँ ये निजाम हो कि टैक्स दें तो फैसिलिटीज मिले, वरना ना मिले। मतलब टैक्स यार हम लोग शुरू से मतलब पहली जॉब से ही देते आ रहे हैं, ठीक है ना, वो इशू नहीं है। एक तो ये बढ़ता जा रहा है ब्रैकेट, विच इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन टर्म्स कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो बढ़ रहा है टैक्स रेट। ये नहीं कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो टैक्स रेट बढ़ रहा है। अगर जितना आप ग्रो करेंगे, जितनी बड़ी आपकी सैलरी होगी, उतनी ज्यादा डिडक्शन होगी, विच इज ऑल्सो फाइन। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि मोहल्ले में एक बंदा है जिसने बोला भाई चल भाड़ में जाए कौन पड़ेगा, उसने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, वो बाइक से डायरेक्ट जो है ना डाले पे आ गया, और पता लगा पैसा ही पैसा, और कोई मतलब सारी डीलिंग कैश में, घर में कैश पड़ा हुआ है, और मतलब उतना पैसा वो 1 महीने में कमा रहे हैं जितना हम 6 महीने 1 साल के बाद कमा पाते हैं। इन चीजों से जो है ना मेरी बस बहुत लगती है कि यार ये जो है ना, और इन्हीं लोगों को फिर जो है ना रिलीफ भी मिलता है, ब्लैक मनी वाइट करने का भी मौका मिलता है। तो कभी कभार तो मैं ये सोचता हूँ कि यार यही ज्यादा बेहतर था कि ब्लैक मनी कमा के उसको वाइट कर दिया जाए, ना कि वाइट मनी कमाते कमाते जो है ना आखिर में पता लगे आपको कि वो
सब तो इधर यार उधर हो गया। साथ तो ऐसी बातें करेगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे यार, तू क्या कर रहा है? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। यार अच्छा बात बिल्कुल सही कर रहा है मैं ये। इसके ना आखिर में एक चीज और भी बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं सबको वही मशवरा दूंगा, लेकिन वो आखिर में। बात बिल्कुल सही कर रहा है। अब ये टैक्स की हमारे तुम लोगों को स्क्रीन शो शेयर की है मैंने, Yep. जो इस साल टैक्स हमारे बढ़े हैं और जिस सैलरीड क्लास पे बढ़े हैं, तो बात तो मेक सेंस। अब जिस तरह बंदा जब तक का जितना कमाया जाएगा उतना ही टैक्स बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, जैसे कनाडा में दोस्त हैं उनसे पता चलता है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्त हैं उनसे पता चलता है कि उनके भी 33% तक टैक्स क्लियर है। तो 33% ऑफ द सैलरी उनकी कनाडा में टैक्स में चली जाती है। तो इस सेंस ये तो हर जगह ही होता है। हमारे लोगों को शायद क्योंकि आदत ही नहीं है शुरू से देने की और देने ही नहीं चाहते, तो वो हमारे लोग इसलिए वो करते हैं। मैं तो मिसाल देता हूँ, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे सऊदीया में जब टैक्स लगा ना, ये 15% वैट वाला टैक्स सऊदीया में लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो चोरी करता है ना टैक्स देने में, वो हमारा पाकिस्तानी भाई करता है। मैं किसी पाकिस्तानी की दुकान पे चला जाऊं तो वो कोशिश करेगा कि मैं उसको कार्ड से पेमेंट ना करूं, कैश से ही पेमेंट करूं, ताकि वो उसमें वो फिर वैट की चोरी और इस तरह की घपले ना वो उसमें कर सकता है। अगर कैश से करूंगा तो डायरेक्ट बैंक जो है वो उनसे वैट काट लेगा उनकी सेल पे। तो कभी किसी इंडियन ने, बंगाली ने, यमनी ने, मसरी ने, सऊदी ने कभी नहीं बोला कि भाई कार्ड नहीं कैश दे दो। पाकिस्तानियों की जितनी दुकानें, जितने शॉप्स हैं, जितने रेस्टोरेंट्स आप चले जाओ, तो यार मुसा पाकिस्तानी तू जो बहुत वो रेसिस्ट बोलते हैं। आदमी है, तू तो बहुत रेसिस्ट। नहीं रेसिज्म कहाँ से शुक्र आ है गया ये इसमें? अभी इसने पाकिस्तानी बोला है, उसमें पर्टिकुलर बताया नहीं है कि कौन सी वाली कैटेगरी। अरे नहीं पाकिस्तानी, मैं कराची की वाले की दुकान हो या पठान की दुकान हो, पंजाबी दुकान हो, हर जगह यही अच्छा, मैं देखा मैं है इस मैंने। हवाले से एक बात जरूर एग्री करता हूँ भाई। देखें, अगर आप किसी इकोसिस्टम का पार्ट बने हैं ना, तो एज अ मुस्लिम आपके ऊपर अब फर्ज है कि उसके जो भी अहकामात है, जब तक वो आपके दीन और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के अगेंस्ट ना हो, तब तक वो फॉलो करना आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपकी एज अ मुस्लिम। तो इसी तरह टैक्स देना, अगर उस मुल्क में ये लॉ है, चाहे वो 33% है, 40% है, या वाई एक्स, अब जैसे आजकल नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग फ्रॉम 1% से लेके माशाल्लाह 25% तक टैक्स लग रहा है लोगों का इन पाकिस्तान। तो इस पे ऊपर मैं कहूँगा कि कोई बंदा नहीं देता है या चोरी करता है तो इट्स स्टिल समथिंग दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। मैं तो ये कहता हूँ कि इनफैक्ट जो जो खासतौर पे साथ कह रहा है कि वी नीड टू मेक श्योर कि हमें फैसिलिटीज मिले। अगर फैसिलिटीज मिल रही हैं उसके अगेंस्ट, तो एक गम कम हो जाता है। फिर क्वेश्चन ही आता है विच फैसिलिटीज वी आर लुकिंग फॉर। क्योंकि ये मैं एग्जैक्टली। बात कर रहा हूँ, मेरी बहन फर्स्ट हैंड, शी इज अ यूके नेशनल नाउ एंड शी हैव बीन वन ऑफ द टैक्स पेयर्स एज वेल। तो उसका पर्सपेक्टिव तो ये है, कहती है ये सिर्फ दूर से अच्छा लगता है कि आपको जो है वो टैक्स देने पे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, वरना इफ शी बीइंग ऑनेस्ट, शी मेंशन्ड अगर हमें आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है तो मुझे 6 हफ्ते से पहले की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। सोचे मुझे बुखार आज हो रहा है, मुझे 6 हफ्ते से पहले कोई डॉक्टर का चेकअप नहीं मिलेगा। यार Until unless ये कोई तो इमरजेंसी यहाँ पे केस ना भी हो। है, ये तो यहाँ पे ठीक भी है, है, ऐसे ही है। सही है। तो मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑन इट। सिमिलरली एक साइकियाट्रिस्ट पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको बोला जाता है नहीं आपके पास तो अभी 5 महीने की वेटिंग है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी किसी वक्त बहन को जो ना जरूरत पड़ी इस ट्रीटमेंट की, तो उसको पता चला मतलब 5 महीना एक बंदे को आप ऑप्शन दे रहे हैं कि यार इस 5 महीनों या तो खुदकुशी कर लो या वेट कर लो। ठीक है, कीपिंग इन माइंड अगर कोई मेंटली वीक हुआ उसको 5 महीने से पहले साइकियाट्रिस्ट यार डॉक्टर भी नहीं इसका मिलता। ताल्लुक लेकिन टैक्स से नहीं है सुचा, इसका ताल्लुक देखो हाँ ये तो अगेन ये फैसिलिटीज और है। किस किस्म की मिल रही है। देखिए भाई ये तो यहाँ पे भी है, दो ये तो वजूहत यहाँ पे भी मैं है। इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक और बंदे का बिला फर्स्ट हैंड तफरीक, एक्सपीरियंस सुना है। अरे ये तो यहाँ पे भी है और बिला तफरीक मिलती है। चले जाओ जिना यहाँ पे, चलो मैं तुम्हें सिंपल करता हूँ ना। अभी एक आशीष बंदा शहीद था, वो चले जाओ। मैं बताता हूँ, एक बंदा था जो अभी कुछ अरसे पहले यूके गया, 6 महीने वापस आ गया। मतलब क्यों वापस आ गया, तुम तो इतनी प्लानिंग से गए थे। कह रहा है प्लानिंग सारी की थी, वहां जाके थोड़ा सा मजहब से ताल्लुक हो गया, तो पता ये चला जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो मेरे बच्चों के लिए नहीं है, और वहां पे मेरा बच्चा एक बार बीमार हुआ तो मुझे तो आखिर में प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन करके चेकअप कराना पड़ा। तो हाँ ये वो दो मेन एडवांटेजेस थे जो कि टैक्स के अगेंस्ट मुझे मिल रहे थे, और उनको लेने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। तो वो वापस आके उसने इससे बेहतर तो यही है कि मैं उससे कम खर्चे में यहाँ पे गुजारा कर लूंगा। वो आज भी $1 में ही कर रहा है, पर खर्चा पीकेआर में कर रहा है, तो इज हैप्पी नाउ।
और सिक्योरिटी के हवाले से उसने बोल दिया भाई मैं अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए इस्लामाबाद रिलोकेट होने का प्लानिंग कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल बेहतरीन फैसला कर रहे हो उस परसेंटेज से देखा जाए तो। अगर तुम यूके रह के आगे तो इस्लामाबाद इज अ गुड प्लेस फॉर यू। नहीं नहीं, ये जो इसने इशू बताया ना, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट इशू है। ये दुनिया के हेल्थ सेक्टर जहाँ अच्छे नहीं है वहाँ का इशू है। आई एम श्योर सऊदीया में ऐसा कोई इशू नहीं होता होगा। ऐसा कोई ठीक है ना? सऊदीया में प्राइवेट होता है नहीं। या वहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड है, क्या सीन? यार सऊदीया में प्राइवेट Insurance है? हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इधर इंश्योरेंस का सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। इधर गवर्नमेंट की तरफ से फोर्स्ड है कि हर बंदे के पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। एग्जैक्टली और ना, इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस बिल्कुल ना। इमरान के हेल्थ कार्ड की तरह है कि आप हाँ। चले जाओ किसी भी हॉस्पिटल में जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी में कवर्ड है, वो यूके उसके का बाद ना अपना कार्ड दिखाओ। और सिस्टम थोड़ा सा बजा हुआ है, यूएस की तरह का है। ठीक है ना? और जहाँ कनाडा पूरी वाले दुनिया रोते में हैं, जहाँ भी कनाडा वाले रोते हैं। यार पूरी कनाडा दुनिया आजकल में फ्री यार है, न्यूजीलैंड वाले लेकिन रोते महीनों हैं महीनों अभी। की लाइन। नहीं मैं पूरी किसी यार जानने वाला कह रहा हूँ कि शी इज गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल, शी इज गेटिंग कैंसर नहीं ट्रीटमेंट। पूरी दुनिया में ये होता है जहाँ पब्लिक Exactly. हेल्थ सेक्टर होते हैं ना, जो इस तरह के कंट्रीज हैं जो कि वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ सब जगह का ये अलमिया है। इवन पाकिस्तान का भी ये अलमिया है। हम लोग फॉर्चुनेट इनफ है कि हम में से कोई सरकारी हॉस्पिटल कभी गया नहीं। वहाँ पे भी यही होता है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसका एक्सपोजर ज्यादा है और वैरायटी ऑफ केसेस उसने ज्यादा देखे हैं। तो ये तो हेल्थ सेक्टर नहीं तो बेसिकली मतलब यूरोप की कई कंट्रीज का ऐसे ही है। मैं वजह बता रहा हूँ, मैं ये सवाल इसीलिए उठा रहा था। पॉइंट यही है कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर को, खासतौर पर बात कर रहा हूँ जब मैं 20 से लेके 40 तक की बात कर रहा हूँ, मुझे 3-4 फैसिलिटीज मिलती हैं। चलो मैं 10 साल और ले दो, 10 साल से लेकर 40 की बात कर रहा हूँ, मुझे 3-4 फैसिलिटी मिली। जैसे मेरी स्कूलिंग हो गई, मेरा मेडिकल हो गया, और मुझे आने जाने के लिए अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी रोडें मिल जाए। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर ये 3 एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ मुझे रोड मिली जिससे पूरी दुनिया फायदा उठा रही है सिवाय मेरे भी, लेकिन स्कूलिंग और मेडिकल दोनों चीजें वही मिल रही है जो कि अच्छा, नॉट सो गुड वाला एलिमेंट है। स्कूलिंग को चेंज करके ना एजुकेशन पे ले आते हैं। यस, हाँ। स्कूलिंग पाकिस्तान में, हम लोग कराची के लोग हैं तो मोस्टली कराची की बात करेंगे, वरना इस्लामाबाद के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना उनपे सिफारिश के बगैर नहीं मिलता दाखिला। वो बड़े के यार सारे नहीं, मैं एक दो हैं। मैं देखो मैं हाँ, तुम कंप्लीट कर रही हो बात। जो कराची के जो स्कूल थे ना, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, चलो उनको तो अल्लाह हाफिज है। ठीक है ना? नजीब का मेरे ख्याल से हम सब मेरा चला गया, पता नहीं हैं। नहीं सब मुझे तो सही आ आवाज रहा आ है, तू रही बोलता रहे, सब साइड आवाज आ रही है। हम सब ने जो है ना, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है। शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो। ठीक है ना? वरना मोस्टली ने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे जो यूनिवर्सिटी की नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है ना गवर्नमेंट की, उसका फिर भी कुछ मयार है, स्टैंडर्ड है, वो मेरिट पे चल रही है, जिस तरह भी चल रही है। तो उसमें इनटेक करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज वाला रूट से जो है ना आपका कोटा सिस्टम ज्यादा है। तो फैसिलिटीज हैं, मिल रही हैं, तब इस बात पे चढ़ती है कि वो उनको भी उतनी ही मिल रही है जो नहीं दे रहे। फैसिलिटीज बहुत सारी मिल रही है गवर्नमेंट की भाई, तब इस बात पे चढ़ती है कि भाई जब रिश्वत दे के सरकारी आदमी सरकारी इदारे से काम कराना है तो टैक्स देने की क्या जरूरत है? फिर रिश्वत ही दो। यार देखो, अब असल में मैं गवर्नमेंट की ना बहुत सारी मिलती हैं, हमें अंदाजा नहीं है। अंदाजा उस बंदे को होगा जो सोमालिया या अफगानिस्तान वाले से पूछो कि उसने उनके मुल्क का क्या हाल हुआ है। मैं असल में इसी तरफ आना चाह रहा था कि हमें जो ना नैरो डाउन करना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हेन आई एम पेइंग टैक्सेस फ्रॉम 1% to 25%, व्हाटएवर आई एम टैक्स ब्रैकेट एंड 9, तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलनी चाहिए। मैं वैसे ऑनेस्टली बात करूँ, जब तक मैं कराची में था तब भी मैं इसी तरह सोचता था, यार टैक्स का तो कोई सीन ही नहीं है, मेरे घर के सामने वाली सड़क तक नहीं बन रही है, तो मैं किसको टैक्स दे रहा हूँ, ये जा किधर। इस्लामाबाद आके मेरा परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, ऑनेस्टली यार यहाँ पे परसेप्शन ना, मैं बाय रोड आया था पंजाब में, घुस के मेरा परसेप्शन चेंज हो गया था। अंदर की गली पे सड़क बन रही है यार, कराची में मेन रोड नहीं बनती है यार। मतलब अब मैं क्या बोलूं, और मतलब मैं तो यहाँ पे आके लोगों को बोलता हूँ यार टैक्स देना इतना बुरा नहीं लगता मुझे। जब यहाँ पे गली गली में पार्क होते हैं ना तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मेरा मतलब इस्लामाबाद में अगर सर्दी के फॉर एग्जाम्पल आपके पास 160 दिन है ना, आप 160 डिफरेंट पार्क जा सकते हैं डेली, 160 डिफरेंट पार्क्स, और तब भी इस्लामाबाद के पार्क खत्म नहीं होंगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। तो टैक्सेस कहीं ना कहीं तो लग रहे हैं। मैं इस्लामाबाद आके तो चलो यार एक वो है ना, देखो कुछ चीजें अच्छी भी होती है। इवन सिंध कराची में कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस NICVD, ठीक है ना, बहुत NICVD बिल्कुल बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। ऑलमोस्ट मुफ्त में या बहुत चीप रेट पे इलाज होता है वहाँ, मतलब हार्ट डिसीजेस का, और बहुत बड़ा इदारा है और फ्री फॉर, मतलब सबके लिए है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी है। इस टाइप की फैसिलिटीज ना गवर्नमेंट देती है जब आपसे टैक्स लेती है, इस टाइप की। यस ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट वर्किंग वेल, बट थिंग्स आर वर्किंग वेल। कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्शन हो रही है, तभी तो सिस्टम चल रहा है, निजाम चल रहा है। बस वही कि जो नहीं देता, जैसे मैंने ना पिछले 10 दिनों में बहुत सारे टॉक शोज, पॉडकास्ट, शब्बर जैदी को बहुत ज्यादा सुना है और 6-7 और लोगों को बहुत ज्यादा सुना है। मतलब शब्बर जैदी का अलमिया ये, वो ये कह रहा है कि यार आपके पास ना कमर्शियल कनेक्शन जो है ना सुई गैस के, वो तकरीबन 30 लाख है ना, कमर्शियल कनेक्शन है, आपके सरकारी इदारे ने दिए हुए हैं 30 लाख सुई गैस नॉर्थ और साउथ दोनों के मिला के। टैक्स में आके देख ले, उनमें से 3 लाख भी नहीं रेस कर। कह रहे ये सरकारी इदारे है ना, एक कमर्शियल रेट पे बिजली बेच रहा है उसे, उससे पैसे ले रहा है, लेकिन टैक्स वाला उससे हमारे टैक्स नहीं मुल्क का शायद हमारे इन मुल्क का चीजों पे अलमिया और मसला यही है ना, हमारे मुल्क का अलमिया और मसला यही है, टैक्स लगाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। और टैक्स की जो ये टैक्स पूरी दुनिया में लगता है और लगना भी चाहिए, इसी के बदले में आपको सर्विसेज मिलती हैं। तो मसला हमारे मुल्क के ये दो अलमी है कि हर कोई टैक्स नहीं देता, पहली चीज, और दूसरी चीज किस तरह उसको कहूं मैं, जो करप्शन का अलमिया, करप्शन वाली साइड पे ले जाओ यार, वो सब जगह होती है, वो सब सही है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, दूसरों के इतनी ज्यादा मतलब नहीं अब है। जो मैं टैक्स बताऊं, दे रहे हैं उसको सर्विसेज नहीं मिल रही, उसकी वजह क्या है? वो करप्शन में घपले में चली गई, या तो मतलब यहाँ वो पे ना बड़े हम लोगों के लोगों ने ना सरकारी इदारों के पेट भरने में चली गई। पिछली कंपनी में ना एक प्रपोजल बिट किया था सऊदीया में, ये VAT वाला जब निजाम आ रहा था, ठीक है ना, इन्होंने 2-3 स्टेप में इसको डिजिटाइज किया है, जिसमें अब उन्होंने ये कर दिया है कि हर रिटेलर के पास एक डिजिटल रेसिप्ट जनरेट होगी, जो कि उनकी टैक्स अथॉरिटीज से रजिस्टर्ड एक ID एलोकेट करेगी हर रिसिप्ट को, कि हर ट्रांजैक्शन जो है ना सिस्टम में नंबर जाना कहते हैं उसको। ये, हाँ, यही निजाम यहाँ भी है। आप कहीं पॉज पर कार्ड पॉज करते हैं ना, FBR की ₹1 इजाफी काटते हो और FBR की रिसिप्ट देता है आपको कि आपके अगेंस्ट टैक्स हुआ है, ठीक है ना। सबके पास नहीं है, लेकिन है, सिस्टम है, निजाम है, लेकिन अंदर की जो चोरियां है ना, और दूसरा ये जो नहीं देता, बस मेरी उससे हटती है, जो नहीं देता ना, और मैं देख के खड़ा हुआ। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। 2010 से जॉब शुरू की थी, 2011 या 12 में ना रजिस्ट्रेशन हो गई थी मेरी SBI, अकाउंट खुल गया था ये सब वगैरह। उसके बाद से ना रिटर्न फाइल करना हमें तो नहीं आता था, हमारे एक दोस्त है जिसको अकाउंट्स का ज्यादा आइडिया है, उसके साथ फाइल करना शुरू किया। 2020 में ना एक नया इंस्पेक्टर आया, उसने मेरे ना 5 साल के रिकॉर्ड खोल दिए सारे, और सब पे पेनल्टी लगा के भेजा। क्यों? मुझे पता नहीं था कि कोई अमाउंट अब्बा से बेटे को या बेटे से अब्बा को जाएगी, अगर वो गिफ्ट डीड के तौर पे शो हुई है और आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है गिफ्ट डीड का, तो आपकी इनकम में शामिल होगी और आपको उसका टैक्स देना। वाह। और हुआ ये कि गाड़ी खरीदी थी, पैसे अब्बा के पास थे, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है ना। अब्बा ने बोला बेटा ये गाड़ी खरीद के तुम्हारे नाम में कर दिए, खत्म हो गई बात, इसमें से जो पैसे तुम्हारे पास हैं बाकी पैसे मैं दे रहा हूँ, गाड़ी तुम्हारे नाम है। अब होना ये चाहिए था कि अब्बा को वो पैसे ना अकाउंट में डालने थे, उसका मुझे चेक देना था, क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे, ये प्रॉपर चैनल था, ये हमने फॉलो नहीं किया। अब्बा ने डायरेक्ट उसको पैसे दे दिए, जो मेरे पास थे वो डायरेक्ट दे दिए, गाड़ी नाम कराई, चलते बने। हमें क्या पता था 5 साल बाद उसका ऑडिट खुलेगा और उसमें ये वाली चीज निकल के आएगी, और इंस्पेक्टर साहब कहेंगे नहीं जी, चूंकि आप ये साबित नहीं कर सके कि ये पैसे आपको आपके अब्बा ने दिए थे, ठीक है ना, तो हम ये आपको आपकी इनकम तस्वर करेंगे। मैंने कहा आपने कैसे साबित कर लिया, ये पैसे मेरे पास भी कहीं से आए थे। उन्होंने बोला आपने उसको पे किए, जिसके एवज आपने गाड़ी लिया, और ये आप ही ने लिखा है। यार अच्छा, तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये भी एक डायमेंशन है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं ना, और तो वो जब नवाज शरीफ को हुकूमत से हटा दिया बट बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, और इस तरह नहीं की चीजें तो हमारे मुल्क में इसी तरह की
केसेस अरे, बन रहे होते हैं, पुरानी जब इनकम मेरे को शो नहीं केसेस किया, खुले हुए उसमें थे ना पैसा एफबीआर शो के ऑफिस में ना, कोई 10-12 लोग आए हुए थे, और थोड़ी सी गपशप की मुझे आइडिया, वो सारे आईटी सेक्टर के थे, मोस्टली आईटी सेक्टर के थे, जॉब करने वाले मेरी एज ग्रुप के लोग आए हुए थे सर। वो जो थे ना अच्छे, नहीं नहीं हम रिटर्न भी फाइल करेंगे, हम तमीज से रहेंगे, मेरे हैं जानने वाले, वो शुरू से कहते थे मत देना, मत रजिस्टर कराना। आज भी वो मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं, हाँ भाई फंसे हुए हो, फंसा हूँ लेकिन खुश हूँ कितना नहीं। वो कभी ना उन्होंने रजिस्टर कराया, ना कभी उनको किसी ने तंग किया। नहीं तो उनकी सैलरी से कटता होगा, लेकिन वो उससे फाइलर नहीं है, राइट? भाई वो सैलरीड बंदे ही नहीं है, वो अपना धंधा करते हैं। ओ ठीक है, लेकिन अगर देख, मैं ऐसे चंग को भी जानता हूँ जो क्या तुम कर रहे हैं जैसे, वो। अरे वाह, मैं- तो बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। ओहो, लगता है इंटरनेट भी चेंज हो गया, खूबसूरत लग रहा है लड़का अचानक से। चलो यार, वेलकम लेकिन बैक। इस अब बंदे की छत कंसिस्टेंसी से में ज्वाइन किया है, छत से। कमेंट, बंदा पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह मैं आ जाऊं। नाइस नाइस यार। नहीं तो कहने का मकसद ये है कि टैक्स, यार एक्चुअली इशू ये था कि यहाँ पे ना इंटरनेट का घर के अंदर कभी आते हैं, कहीं सिग्नल कहीं नहीं आते, तो यार मैंने पहले ट्राई किया अपना कमरा, वहां से नहीं हो सका, टाइम मत नहीं, फिर मैंने तू फालतू बातें टाइम मत टेरेस। कर, तू टेक्स्ट के ऊपर कुछ बोल। अच्छा आगे चलो आगे चलो आगे चलो। तो मैं यही कह रहा हूँ, टैक्स देना ना देना एक और चीज है, रिटर्न फाइल करना एक बिल्कुल दूसरा आर्ट है, और उसमें Yes. अपना वेल्थ डिक्लेरेशन और एसेट डिक्लेरेशन एक अलग कहानी है, और उसमें भी Yes. आपको कुछ बचा के चलना पड़ता है कि कल को कहीं आपका ऑडिट ना खुल जाए, और अगर आपका ऑडिट खुल गया तो फिर वहां जो लोग बैठे हैं उनकी तो जाके शक्ल ही बता देती है कि ये किस लिए इसने आपको बताया। अच्छा, तो क्या सीन होता है, वो रिश्वत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्लोजेस के ऊपर, या यार पैसे ही? घुमाते रहते हैं अंटिल आप कोई एक जानने वाला ढूंढे जिसको बोले नहीं यार मैं जेन्युइन हूँ, और आप मेरा ये काम बगैर किसी उसके करा के दें। इफ यू आर लकी ना, आपको बंदा मिल जाएगा, वो फिर ऊपर से ऑर्डर करता है, तो फिर चुप करके वो बोलता है अच्छा एक काम करें आप ना, आपके अब्बा और आपके अकाउंट में कोई फंड ट्रांसफर हुए कभी इस ड्यूरेशन में? हमने कहा हाँ हुए, मंथली में पैसे देता था। तो बोला वो सारे हाईलाइट करके ले आए। तो उसको उसने ना बाय डेफिनेशन वो बना दिया कि अच्छा ये उस मद में जो है ना आपने पैसे दिए। अच्छा, मेक सेंस। तो उस हाँ, मतलब तरीका था करने का। फिर उसी ने बताया कि भाई वो चीजें जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, अगर आप उसका ट्रेल नहीं दे पाए ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपकी इनकम तस्वीर नहीं, ये मुझे पहले लिख रहा किसी हूँ, ने, मैं तो एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, उसको इनकम कैसे तस्वीर करेंगे? उन्होंने बोला एक्सपेंस तभी करोगे ना जब जनरेट होगा। हाँ मुझे बहुत पहले किसी बता देता यार, किसी कंसल्टेंट के थ्रू करा लो, वो सही रहता है, वो बंदा सही भर देता है, 2,500 रुपए लेता है, लेकिन सुकून से सारा काम हो जाता है। ये एक अलग वो है, एक अलग दास्तान है, एक अलग वो है। अच्छा हाँ, लेकिन इस पे भी जब तक मैं इनकम सिर्फ दे रहा था ना, तब तक तो मैंने भी इसी तरह चलाया, खुद भरता था, खुद फाइलर ही बनता था। लेकिन जहां पहली प्रॉपर्टी हुई ना नाम पे, वहां पे मैं सीधे सीधा अच्छा बच्चा बन के चला गया कंसल्टेंट के पास। मैंने बोला ये लो सालाना 2,500 रुपए मेरा फाइल करो, ये मेरा एसेट बनाए, कैसे दिखाना है वो तुम्हारा मसला। उसने पूछा मुझसे ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? मैंने बोला भाई पैसे, यस सर, 2,500 लेता था, अब वो शायद 3,500 हो गया, हो जाएगा इस साल। एनीहो, कमिंग टू द टॉपिक, उसने मुझसे पूछा कि आपके पास अचानक से इसको देने के आए कहां से? मैंने बोला भाई मैं इंस्टॉलमेंट जमा करता। कहता आपने कभी ट्रेल शो किया? मैंने बोला नहीं, मुझे क्या होता ट्रेल शो करना है? कह रहा इसके अंदर सेक्शन होता है, अगर आप कहीं इंस्टॉलमेंट दे रहे तो वहां लिखना होता है हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने कभी नहीं डाला। बोला भाई मैं 6 लाख रुपए कमाता था और 6 लाख रुपए खर्च कर देता था, ये रहा बस, ये मैं लिख देता था कि इतना कमाया इतना खर्च कर दिया, नील बटा नील है मेरे पास ईयर एंड के ऊपर। तो कह रहा बॉस आपने तो गड़बड़ कर दी। मतलब क्या करना है? लकीली उस साल मेरी जॉब स्विच हुई, तो मुझे उस कंपनी से जो है ना ग्रेजुएटी और ये सब चीजें मिली, जिससे वो रकम इतनी बन गई कि वो फ्लैट के नाम के ऊपर कवर हो गई। मैंने बोला अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये चीज हो गई, वरना तो प्रोग्राम बढ़ जाता और कुछ नहीं होता। तो ये इस तरह के एडवांटेजेस हुए लाइफ में मेरी। सो एंड इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो मुझे उस दिन नजर आया कि अल्लाह ताला ने जो है ना बस हाथ पकड़ लिया, एक डिफरेंट जॉब करा दी, 10 साल की ग्रेजुएटी वगैरह मिल गई, तो वो उतनी रकम शो हो गई। वो जो बुक वैल्यू होती है ना फ्लैट की, वो बुक वैल्यू बन गई। वो अलग बात है फ्लैट उससे ज्यादा का है, लेकिन बुक वैल्यू बन गई इतनी कि बंदे की गुजारा हो गया, इज्जत रह गई। ये भी एक और है कि अगर आप कोई रियल स्टेट
ट्रेड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसकी जो डीसी का रेट है वो कुछ और है, और जिस पे सेल परचेज हुई है वो कुछ और है। अब आप फंस जाते हैं कि आप दिखाएं क्या। ऑफिशियल जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें अब तो सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया कि सोर्स पे टैक्स कटता है, लेकिन वो कटता है उस वैल्यू पे जो कि सरकार ने लिखी हुई है, और असल में वैल्यू कुछ और है। ये एक खुली धांधली है यार। अभी अब सवाल ये है कि वो बेच के आप पैसा अकाउंट में रखेंगे ना, अकाउंट में तो आ गया कि पैसा ज्यादा है, टैक्स कम कटा है, या तो आप शरीफ बच्चे बने और जाके बोले नहीं 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 और पैसे काटो। दूसरा तरीका ये है कि आप रखे रहेंगे, जब पकड़ेंगे तब देखेंगे। लोगों ने ये तरीका निकाला हुआ है कि खरीदते, बेचते और खरीदते हैं। मैंने अपने ऑफिस में देखा, एक बंदे ने अपना ना फ्लैट बेचा था और उसको एक प्लॉट खरीदना था। तो उसने क्या किया कि उसने बेचा और खरीदा, और वो उसने फ्लैट जिसको बेचा था उसने पैसे देने थे, उसने भी पीछे यही साइकिल की हुई थी। कोई 6 साइकिल चल रही थी कि किसी एक शरीफ आदमी ने चेक निकाला था और वो कोई किसी शरीफ आदमी के अकाउंट में गया, बीच में 6 ट्रांजैक्शन हुए, किसी ने अपने अकाउंट में पैसे ही नहीं पार्क किए कि भाई पेपर में मैंने इतने का खरीदा था, इतने का बेचा था। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने कर दिया तो ट्रेल कहाँ से दिखाओगे? ये तो सिस्टम के गैप है। इसी तरह मैं एक और गैप बताता हूँ। बताओ, इतनी जुगाड़े। शब्बर जैदी के अकाउंट उससे सुना था, उसने बोला भाई पाकिस्तान में डॉलर का आउटफ्लो रोकने के लिए इंपोर्ट पे अभी पाबंदी लगी थी इमरान खान के दौर पे, आगे पीछे। तो सोने की इंपोर्ट पे पाबंदी, सोना इंपोर्ट ही नहीं होता ऑफिशियली पाकिस्तान, लेकिन सोने की मार्केट जाए आप, धनाधन कारोबार चल रहा है। तो उससे होता है ऑन पेपर, पता है क्या होता है? ऑन पेपर ये होता है कि आप आए, आपने अपनी अम्मा का पुराना सोना दिया मुझे कि इसको रीमेक करना है, तो मैंने बनाई के पैसे ले लिया और सोना आपको दे दिया। पेपर में ये चल रहा है और असल में सोना स्मगल हो रहा है। बनाई के पैसे लेते हैं ना, अब बनाई के पैसे इतने हो गए कि वो एक्चुअल सोने से भी ज्यादा हो गए। तो यानी कि चलो हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं। तो हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं, टैक्स देना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। फिर हमने ये भी बोला अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और वो फैसिलिटीज तुम्हारे हिसाब से ये है कि मेरा वोट की अहमियत 5 वोट के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैं 20% समथिंग टू स्टैंड आउट। जैसे इन्होंने ये कर दिया था कि नॉन फाइलर को नई गाड़ी नहीं मिलेगी, फिर हटा दिया इन्होंने कहा था भाई नॉन फाइलर जो है एलआईसी पे गाड़ी। और भी बहुत सारे इमरान खान के दौर में मुझे याद है जो रोशन अकाउंट वाले लोग होते थे और इस तरह के बहुत सारी फैसिलिटी। एयरपोर्ट कुछ और था, लेकिन फैसिलिटी इसलिए किया था एयरपोर्ट पे, जैसे कोई अमाउंट लाने में वो लिमिट ज्यादा कर दी थी, फास्ट ट्रैक फैसिलिटीज दे दी थी एयरपोर्ट पे, इस तरह की ना उन्होंने 3-4 फैसिलिटीज दी थी। और भी 2-3 थे कि जैसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो थोड़ा टैक्स कम देना पड़ेगा, इस तरह की फैसिलिटेट किया था। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, फिर एक गाड़ी का उन्होंने शुरू किया था कि अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो आप विदाउट टैक्स, जो आप गाड़ी यूज कर रहे हो। इतना एक्सप्लॉइट किया है ना, तुम्हारी सोच है इस चीज को, तो ओवरसीज पाकिस्तानी गाड़ी नहीं लाता था। तो यार मैं असल में इसी बात पे आ रहा था यार। आई थिंक अगर हमें फैसिलिटीज मिल जाए तो शायद हमारे दुख कम हो जाए, हमें स्टैंड आउट करा दें नॉन फाइलर के अगेंस्ट। यार मेरे ख्याल से फैसिलिटीज हैं, हाँ, बस स्टैंड आउट करना है नॉन फाइलर के अगेंस्ट, और नॉन फाइलर को इतना अनबेरेबल बनाए कि वो सिर्फ जो इसकी बेसिक नीड है ना वो पूरी हो जिंदगी गुजारने को, बाकी के लिए थोड़ी सी एडिशनल चीज के लिए उसको फाइलर ना बने, प्रॉपर टैक्स दे। फाइलर बनना भी बहुत आसान है। अभी ये जो इतना डंडा कर रहे हैं ना, इससे सब जीरो के रिटर्न फाइल करेंगे। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी की स्टार्ट है। वो एक बार सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे ना, फिर चीजें ट्रैक हो सकती हैं अगेंस्ट एनआईसी एंड एवरीथिंग। लेकिन ऑब्वियसली ग्रे एरियाज बहुत है। कैश बेस इकोनॉमी है हमारी, इकोनॉमी सारी कैश बेस इकोनॉमी है, उसमें ये लोग टैक्स दिखने वाले जो करियाना स्टोर वाला बैठा है या जो छोटे छोटे मोहल्ले के में बिजनेसेस खोल के बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर्स जितने बैठे हैं ठेले लगा के, ये सारा इतना बड़ा हमारी इकोनॉमी का पार्ट है, मगर ये तो टैक्स नेट में आता ही नहीं। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी आपकी, बिजनेस में आधे से ज्यादा आपकी
टैक्स नेट पे नहीं यार आते। देखो जैसे ना इन्होंने ना एक चीज शुरू की थी इस्लामाबाद में, ये फिर शायद पूरे मुल्क में फैला दी है। वो ये कि जितनी ईटरीज हैं यानी रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं और जो बेकरीज जो खाने पीने की चीजें वहीं सर्व भी करती हैं, वहाँ इन्होंने ये किया कि कार्ड बेस्ड पेमेंट पे जो है ना आपका जो सेल्स टैक्स है वो 5% कटेगा। 5% इस्लामाबाद में ये कटेगा। है। ये तो ये पंजाब मुझे नहीं साइड में याद भी है। पड़ता कि मुझे ये याद पड़ता है कि कई लोगों ने कार्ड लेने से इनकार किया कि मशीन नहीं चल रही, तो मुझे मजबूरन कैश देना पड़ा, वरना तो मतलब इस टाइप की चीजें ना। और ये मैंने सुना था कि ये इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये एटलीस्ट लाहौर वगैरह में काफी इन हो गई है या वहां भी शुरू हो गई है, क्योंकि टैक्स अब जो है ना थोड़ा सा प्रोविंशियल मैटर हो गया है फेडरल से निकल के। लेकिन इस टाइप की चीजें करें तो ऑब्वियसली जो आम जनता है, आम आवाम है, वो तो कार्ड से ही देगी। जिसने यार रखा भाई सब कुछ कैश पे, वो कैश पे देगा, तो वो एडिशनल दे। तुम आवाम को कैसे कन्विंस करोगे कि टैक्स देना चाहिए जो नहीं देती, जिनकी तरह से यार हम टैक्स देखो, देने वाले? सिंपल भाई, जो टैक्स नहीं दे रहा हराम खा रहा है। नहीं 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 वही वाली बात आ कन्विंस गई थी, करने मैंने कहा की था तो मौलवियों को बोलो कि आवाम को ट्रेन करें। कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिनको कन्विंस कर सकते हैं ना उनका तो सोर्स पे कट रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं पावरफुल लोगों पे, जो बोलते हैं कि काट के दिखाओ, तो उनको एक दफा काट के दिखाना पड़ेगा। असल पावर के मसला बगैर ये, नहीं, पावर के हाँ, बगैर ये हल नहीं हो सकता मसला। चिकन एक प्रॉब्लम है भाई। देखें, पैसे होंगे, फैसिलिटीज मिलेंगी, ज्यादा पैसे होंगे तो कम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, हर किसी को परसेंटेजेस भी कम हो जाएंगी। क्योंकि देखो अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल मेरे अखराजात 10 रुपए, मैं 8 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली 10 रुपए को, वो जो 2 रुपए का गैप है पूरा करने के लिए मैं बोलूंगा ओके तुम में से कौन कौन पैसे दे रहा है, चलो भाई अब से तुम लोग जो है ना 1-1 रुपए और दोगे ताकि मेरे पास 10 रुपए पूरे हो अखराज पूरा करने के लिए। बात सारी ये है कि हमने बोला यार ये सिर्फ 8 लोग क्यों 1-1 रुपए दे रहे हैं, जो बाकी जो 2 बैठे हुए उनसे भी हमें 1-1 रुपए लेना चाहिए ताकि किसी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना है। वो जो 2 लोग बैठे हुए ना जो 1-1 रुपए नहीं दे रहे हैं, उनका बर्डन फिर इन 8 लोगों को पूरा करना पड़ता ताकि 10 रुपए पूरे हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मैथ है इसके पीछे। जब इस बड़े चंक को आप एड्रेस करेंगे ना तो आपका टैक्स अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा या एटलीस्ट सस्टेन हो जाएगा फॉर कमिंग 5-6-7 ईयर्स। लेकिन सवाल ये हाथ कौन डाले? यही वो लोग हैं जो इनकी सारी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर पैसा इंजेक्ट करते हैं, यही वो लोग हैं जो पीछे इनको बैकिंग करते हैं। अगर इनके अंदर डंडा कर दिया तो फिर कौन करेगा? फिर वही मसला ये भाई, वहां पे चिकन एक प्रॉब्लम बन जाती है, फिर क्या करेंगे? तो यार ये एक या बहुत फिर बड़ा ये मसला है। डायरेक्ट टैक्स खत्म करें, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दें, 30% तक बढ़ा दें। एक ग्रोसरी का आइटम लेने जाते हैं, दूध, रोटी, दही, ठीक है ना, अंडा, चिप्स, दवाइयाँ, सब पे ही टैक्स लगा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यार मैं मैं तो तो यही एक कहता हूँ यार सैलरीड क्लास की तरफ से कहता हूँ कि यार मैं सैलरी पे भी दे रहा हूँ, इस पे भी दे रहा हूँ, हटा दो सैलरी से, सब इसी पे लगा दो। जब असल में इनडायरेक्ट टैक्स आप मेरा डिबेट इसके ऊपर बहुत सिंपल है। जो बंदा फाइलर है ना वो काउंटर पे जो है ये वाला इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे। मेरे हिसाब से दिस वुड बी द बेस्ट फैसिलिटी वी कैन गेट। मतलब हम खुश हो जाएंगे। आप कुछ नहीं करें, मैं फाइलर हूं ना, भले मैं 1% टैक्स दे रहा हूं लेकिन मुझे कुछ रिटर्न मिल गया उसके अगेंस्ट। वो क्या रिटर्न है? जहां मैं 25 रुपए दे रहा था अब मैं 21 रुपए दूंगा, मैं खुश हूं। अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ इसको अदर वे राउंड होना चाहिए, क्योंकि फाइलर बहुत कम है और बाकी पब्लिक ज्यादा है, और इनडायरेक्ट लगाए इसीलिए कि सबसे कलेक्टिवली कम किया जाए। तो जो सही है फाइलर्स ना? हैं उनको, नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं। इसी में एडवांटेज है। फाइलर देखो नॉन अगर फाइलर को थोड़ा सा वो कर दें, जो जो चलो सैलरीड क्लास है ना, सा- जिनका सोर्स पे टैक्स कट रहा है, उनका टैक्स रेशो नहीं कम करें और नहीं इनडायरेक्टली इस पे बढ़ाएं। लेट मी कन्विंस यू ऑन दिस। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हमारा आई थिंक 21% आवाम जो है वो टैक्स देती है, बाकी के आई थिंक 69% नहीं देती है। कितना बचा? 79% आवाम नहीं देती है। सो आई एम सेइंग ये जो 21% टैक्स दे रहा है, इनको बेहतर एलिवेशन देने के लिए हम क्या करें भाई? क्योंकि तुम फाइलर हो तो तुम जो है कोई और टैक्स नहीं दोगे सिवाय इसके, क्योंकि तुम इनकम टैक्स दे रहे हो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जो बंदा इनकम टैक्स दे रहा है उससे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दें। यहां तक कि मैं जब गाड़ी का टैक्स कैसे दे रहा हूँ करेंगे? तो वो कैसे सिंपल, करेंगे? मैं सिस्टम पे हूं ना, मैं एज अ फाइलर रिपोर्टेड हूं। और अगर हाँ, देखो इसके लिए ये आपने करना इस होगा तरह कि के मुझे एवेन्यूज हर लिए। हर ट्रांजैक्शन पे मुझे अपने एनआईसी बेस्ड ट्रांजैक्शन करनी होगी, हाँ हाँ, मतलब इट इज ठीक है ना। डूएबल। ऐसा नहीं कि मैं कोई मुश्किल बात नहीं कह रहा हूँ। नादरा का सिस्टम अगर सेटअप हो गया है, इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज मी एज अ फाइलर। हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है, कोई दुकान नहीं चल सकती विदाउट इंटरनेट आज के दौर में। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि आप इस सबसे पहले आपने
एक अच्छी चीज ये हो रही है कि आपने FBR POS बिठा दिया है जगह जगह पे, और मेरे ख्याल से आप ब्लैकलिस्ट करना शुरू करें जिसके पास POS सिस्टम नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज नहीं है, आप इसको बंद करें ताकि लोग यहाँ पे आके ट्रांजेक्शन करना खत्म कर दें। 1 रुपए ले रहा है ना, वो मुझसे चार्ज कर रहा है, करे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में सर्विस क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं आया ना, अब मुझसे तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लो क्योंकि मैं फाइलर हूँ, तुम सिस्टम बता रहा था। तो देखो करना कैसे वो एक अलग डिबेट है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर मुझे ये फैसिलिटी मिल जाएगी ना, मेरा गम कम हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ या तो मुझसे डायरेक्ट टैक्स ले लो या मुझसे इनडायरेक्ट टैक्स ले लो, लेकिन दोनों तरफ से मत। दैट इज माई क्लेम, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू, जो मेरा पिच आइडिया वो ये है। मैं ये नहीं कह रहा भाई बिजनेसेस के ऊपर जो है वो पता नहीं 4% टैक्स कर दो 2% की जगह ये और वो, यार उनके थ्रू जो है बहुत सारे लोग घर चलते हैं, उनको आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, बहुत सारे तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जो उन 21% लोगों को मिल सकता है, बिकॉज दे आर गोइंग बाय द बुक, दे आर बिकम पार्ट ऑफ सिस्टम। आपने लोगों को जिस तरह इंडिया में आपने लोगों को एवेन्यूज दिए कि अगर आप सिस्टम में आओगे तो आपको कोई फायदे मिलने, वो क्या है फायदे मुझे नहीं पता, हाउ इंडिया बिकम डिजिटलाइज्ड मुझे नहीं पता, उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो क्या बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे, लेकिन वी कैन स्टार्ट विद समथिंग। यार पेट्रोल के ऊपर कितना टैक्स दे रहे हैं एवरीथिंग, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल पेट्रोल के ऊपर अगर आज की तारीख में 70% टैक्स है, तो यार वो एज अ फाइलर मुझे 13% टैक्स कर दो मेरे ऊपर, कोई मुश्किल सिस्टम नहीं है सर, आप फाइलर है NIC दे दे, ये रहा मेरा NIC, स्कैन कर लें, डन सर आप फाइलर है, कोई मसला ही नहीं है। कितना मुश्किल यार, टेक्निकली हम टेक्निकल चीजों पे काम कर रहे हैं ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इट इज इजीली डूएबल। अच्छा, आखिर में जो है ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वो लोग जितने जो के IT रिलेटेड सर्विसेज में काम करते हैं, IT रिलेटेड चीजों में एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, जिसमें ये सारे टिकटॉक यूट्यूबर्स और ये वाले सारे लोग आते हैं, इन लोग के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई दी है कि वो तमाम लोग जो के फॉरेन इनकम पाकिस्तान में लेके आएंगे, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि 1% नहीं, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1% टैक्स डिडक्ट करेगी जो टोटल अमाउंट आ रही है उस पे एनुअल, और अगर वो पाकिस्तान PSECB सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, PSCBS, उससे अगर वो रजिस्टर हो जाएंगे तो वो 1% से भी कम होकर 0.25% हो जाएंगे। सवाल ये है कि ये इन्फॉर्मेशन कितने लोगों को पता है, कितने लोग इससे फायदा उठाते हैं। यूट्यूबर पर टैक्स लगा दिया, हम नहीं, हमारे महीने के मतलब पे टैक्स लगा दिया ना। यार जो यूट्यूबर्स हैं और जो टिकटॉकर्स हैं, इनकी अर्निंग देखोगे ना तो नहीं यार, हर किसी की अर्निंग, not everyone but the ones who are professional या who are like doing really good, they are earning बहुत रीजनेबल से बहुत ज्यादा। पर देखो साथ यही हमारी डिबेट है ना इस पूरी कन्वर्सेशन की यार, मुझे कोई बेनिफिट दोगे तो मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉलर कंट्री में ला रहा हूँ तो मुझसे 1% टैक्स ले रहे हो, तो मैं तो और मेहनत करूंगा मजीद डॉलर लाने के पीछे, आई एम गेटिंग फैसिलिटेटेड इन सम केस, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली हमारा बेस पॉइंट ही यही है कि अगर हम लोगों को ये बोले कि यार किसी तरीके से मुझे रिलीफ मिले ना टैक्स देने पे या इनकम टैक्स देने पे, आई वुड बी हैप्पी विद दिस 25% एज वेल, अगर मैं 25% के ब्रैकेट में हूँ, मैक्सिमम के ऊपर बात कर, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने बताया ये 2014 से आई थिंक है या 16 से, जहां तक मुझे याद पड़ा 16 से ये गवर्नमेंट ने 2014 से स्टार्ट किया था 17 तक के लिए, उसके बाद इसको फिर एक्सटेंड कर दिया। अभी भी ये चीज चल रही है, मुझे नहीं पता ये कब तक के लिए, इसकी कोई लिमिट है या नहीं है, लेकिन नहीं, अभी तो चलेगा ये। लेकिन इतना मुझे पता है कि कई कंपनीज ने ये किया कि यहाँ से रिसोर्सेज को हायर किया हुआ है और बाहर उनको रिलोकेट करने के बजाय, मिडिल ईस्ट वगैरह में रिलोकेट करने के बजाय उनको यहीं रखा हुआ है। और थोड़ी देर के लिए अगर आप इमेजिन करें कि आपको मिडिल ईस्ट वाली सैलरी यहाँ मिल जाए, यस, फ्रीलांसर से हट के मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीलांसर्स वगैरह से हट के, ये सब वो सेगमेंट जो कि सैलरीड क्लास है, वो तबका जो कि बहुत अनरीजनेबल या बहुत लो पे बाहर जाता है, लाइक 5,000, 8,000, 10,000 रियाल दरम में कमाने के लिए एक बड़ी फैमिली को लेके वहाँ पे, फिर वहाँ के खर्चे वहाँ के हिसाब से अगर ये अमाउंट उसको यहाँ मिलती है तो ये कंपनी के लिए भी थोड़ा बेनिफिशियरी होता है कि वो उसके लिए अकामा निकाले, ये सब निकाले, उसकी वजह उसको वही रखे। और ये IT इंडस्ट्री में इसलिए ज़्यादा कामयाब है कि IT में आपके स्किल्स चाहिए,
आपको कोविड में ये सामने बहुत हुआ है देखना यहाँ नहीं पे। हाँ। नोकिया ने, एरिक्सन ने और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने कोविड में बहुत किया है कि यहाँ पे जो इनके इंटरनेशनल एक्सपर्ट एम्प्लॉइज थे उनको बोला कि भाई जाओ अपने अपने मुल्कों में, सैलरी का 50% कट करेंगे और अपने मुल्क से रह के काम हाँ। करो। तो हाँ। बहुत मतलब बहुत सारे लोगों ने किया, 50% 40% कट्स ले लेके खुशी खुशी चले गए अपने अपने कंट्रीज में। कोई जब चला गया, कोई इंडिया चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया कि हम वहाँ रह के आराम से कमा रहे थे। वो 50% कट अल्टीमेटली लेने लगे। उनको फायदा है ना, मतलब वो कह रहे हैं कन्वर्जन के बाद जो वैल्यू बन रही है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर बैकिंग ऑन। इसमें भी डिफरेंट चीजें हैं। कई कंपनीज ने बोला कि नहीं नहीं आपको हमें चाहिए होगा तो हम आपको ना ट्रैवल कराते रहेंगे। और फिर पाकिस्तान में अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन पे पूरे उतरते हो, जो एफबीआर के मुताबिक आप मिनिमम 180 दिन पाकिस्तान में ना रहे हो, नहीं रहे हो, तो ना आप रहे लोकल हो। है। और अगर आपने 100 मतलब 180 360 एक सौ या सीजन तो 6 महीने हो गए। तो 6 महीना अगर आप बाहर रहे हो तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन में आ जाते हो। तो फिर आपके लिए काफी सारी चीजें डिफरेंट हैं तो हाँ मतलब काफी सारी फैसिलिटेशन है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की भी होती है, जैसे एनआईसी हो गया, अच्छा पासपोर्ट हो गया, इन सब चीजों में। यार, पासपोर्ट से याद आया, मैं मेरे बेटे का अर्जेंट पासपोर्ट 3 महीने में बन के आया। फैसिलिटी मिल रही है भाई, ओवरसीज पाकिस्तानी है। 3 महीने लगे उसको बन के आने में। नहीं नहीं, उसके पीछे वजह है ना, पाकिस्तानी हुकूमत के पास पैसे नहीं थे कागज खरीदने के लिए, प्रिंट करने के लिए। अबे ये कब से चल रहा है? 1.5 साल हो गया इस बात को। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी चेंज कर दी ना उन्होंने। हाँ अब दूसरा पासपोर्ट आ रहे हैं। अब दूसरे किसी का पासपोर्ट आ रहा है, मैंने अभी रिन्यू कौन सा कराया ना है? तो मुझे अंदाजा हो। कंप्यूटराइज क्या पासपोर्ट आया होगा। नॉर्मली है मुझे। यार है कंप्यूटराइज, लेकिन ऐसा है कि लग रहा है कि अभी मैं यूं करूंगा ना पेज निकल जाएगा। नॉर्मल है ये, अभी तो नहीं मुझे निकाला नॉर्मली इन्होंने, लगा। 3-4 साल से यही दे रहे हैं, शायद 3 साल से यार या 2 साल लेकिन से। मुझे तो सही लगा जैसे मुझे। उसके ऊपर फील ये आ रही है कि बस यार वो नजर आ रहा है प्लास्टिक जो है ना ये निकल रही है इसकी, मुझे वो फील आ रहा है कुछ क्वालिटी हल्की पता कर दी नहीं है। असली है कि नहीं, चेक पता नहीं करवा यार, लेना मैंने भाई। तो अर्जेंट कराया था 5 दिन का, उन्होंने तीसरे दिन ही बुला के दे हाँ दिया। अब अल्लाह का शुक्र स्ट्रीमलाइन हो गया, मेरा भी 5 दिन वाला 5 दिन में मिल गया था। मैंने मैंने 2 साल पहले यार अच्छा, हम लोग लंबा फिर कहीं निकल जाते हैं इधर उधर। कोई बात नहीं, अब इसको समराइज करते क्वेश्चन को हैं। पार। मैं हाँ, शुजा आपसे स्टार्ट करता हूँ। क्या समराइज करेंगे आप आज की टैक्स यार आई डिस्कशन? आई आई वुड सिंपल से, एज अ मुस्लिम हम सबकी जिम्मेदारी, जिस कंट्री हम रह रहे हैं उसके लॉस को फॉलो करना, तो टैक्स देना अगर उस हुकूमत ने आपके ऊपर कंपलसरी किया हुआ है तो हमें देना चाहिए। उसी तरह अगर आप दे रहे हो तो आपको फाइलर भी होना चाहिए, ताकि आप कुछ बेनिफिट्स आ सके जो कि एक फाइलर को मिल रहे हैं। बस मेरा एक सिंपल काउंटर आर्गुमेंट है कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो जो अभी आप फाइलर को बेनिफिट्स दे रहे हैं ना वो इनफ नहीं है। वाई? बिकॉज अगर मैं कराची में ले रहा हूँ तो मुझे स्कूलिंग भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मैंने देखा वो किस किस्म की जेंट्री वहां पे आ रही है, मैं अपने बच्चों को नहीं भेज सकता वहां पे। हॉस्पिटलाइजेशन का फायदा मैं नहीं उठा रहा हूँ, मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे रोडें नहीं मिल रही है एंड एवरीथिंग। बट यही अगर मैं सबके से हाँ तो ये अगर मैं सबके साथ इस्लामाबाद में आ जाऊँ, मुझे बेटर स्कूल ही मिल रहे हैं, मुझे अस्पताल का चक्कर अभी नहीं लगा, लेकिन मैंने लोगों से सुना है यहाँ पिम्स और ये जो छोटे डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, दे आर गुड हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाती हैं ऑन टाइम, जलीलो ख्वार नहीं हो रहे आप। ठीक है, तो दिस टेल्स कि मैं तो लोगों को बोलता हूँ भैया देयर इज नो पॉइंट स्टेइंग इन कराची जस्ट ओनली फॉर रिश्तेदार नाउ। अगर आपको एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए और पाकिस्तान से बाहर देखो हर कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है। तो अगर नहीं जा सकते तो इस्लामाबाद में आए, फायदा उठाएं, उतने ही इस्लामाबाद किराया को देना कराची है, बना लो। उतना ही खर्च नहीं, कराची नहीं बनेगा। उसकी वजह है यहाँ पे कोई भी आबाद होने से पहले ना कुछ कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। कराची में तो लाइक खुला खाता लगा है, जिसको जो करना है कर ले और कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो है ना कुछ कंट्रोल और प्रोसेस एंड पॉलिसीज है जिसके थ्रू हो रहा है। सो मैं अपनी बात को शॉर्ट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ बेनिफिट्स दे दो ताकि मुझे एज अ फाइलर गम ना हो नॉन फाइलर के ऊपर। मुझे अभी जो ना ऐसा फील होता है कि नॉन फाइलर मेरे ऊपर हंस रहा है कि फाइलर बन के कि मैंने अब तो ज्यादा नुकसान उठा लिया। सो लेट्स मेक श्योर। और उसमें मैं कहता हूँ एक सिंपल स्टार्ट है मेक सेंस। यार, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना मेरे ऊपर जो लग रहे हैं उसको 50% भी कर दोगे ना मैं खुश हूँ। भले मैं जहाँ 21 रुपए की चीज खरीद रहा था मैं अब 19 रुपए की खरीदूंगा, मैं उस पर भी खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवर टू यू साद। अच्छा, मैं ये इस्लामाबाद वाली बात पे ना थोड़ा लाइटर नोट पे बात बोलूंगा। पता नहीं ये थोड़ा रेसिस उसमें चली जाएगी या किसमें जाएगी। कराची की आबादी का ना 40% पश्तून है,
वो पश्तून है जो कि अपनी दूसरी या तीसरी जनरेशन में या चौथी जनरेशन में वहीं के हैं लोकल। इस्लामाबाद भी कुछ ऐसी है, यहाँ पे 30-40 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा ही, मुझे तो लगता है 60% यहाँ पे पश्तून है। यहाँ के खानों का कल्चर भी पश्तून वाला ही है ज्यादा। तो ये कराची जैसे ही है भाई। बस यहाँ पे निजाम है और जेंट्री बहुत अच्छी है, मतलब जेंट्री लेबर तबका भी बहुत ज्यादा है, यहाँ लेबर तबका नहीं है, यहाँ एलीट तबका है, पढ़ा लिखा तबका है। सिक्योरिटी है। वहाँ ईद पे चूजे नजर नहीं आते सड़कों पे, लाल पीले नीले? नहीं भाई, यहाँ पे कह तो रहा हूँ, एक ओजड़ी सड़क पे नजर नहीं है। अगर मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, पिंडी साइड ये भी नहीं बात कर रहा, ओजड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं चूजों की बात कर रहा हूँ जो सीवी पे पहुंचे होते हैं ईद मनाने, ऑरेंज नीले लाल पीले सलवार कमीज में। हाँ है, यहाँ है। ईद के दूसरे दिन किसी पब्लिक जगह पे आप जा नहीं सकते, क्योंकि वो पिंडी बॉयज और सराउंडिंग के सारे गांव के और करीब के लोग जो है ना इस्लामाबाद में होते हैं। आप शाह फैसल मस्जिद नहीं जा सकते, क्योंकि यार सादा फिर डाइवर्ट हो रहा है। अब इसी बात पे आपके क्लोजिंग आर्गुमेंट क्या है? यार क्लोजिंग आर्गुमेंट ये मेरा कि यार टैक्स दो, टैक्स जो प्रॉपर कानूनी तौर पे देना फर्ज है वो आप दीजिए। ये जहन में रखिए कि टैक्स अवॉइड करना जुर्म नहीं है। दुनिया, पढ़े लिखी दुनिया टैक्स अवॉइड करती है। टैक्स जो ड्यू होता है उसको उससे नहीं भागती। जो ड्यू टैक्स है उसको दें, लेकिन टैक्स अगर आप किसी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं तो पूरी दुनिया करती है। यानी आप कह रहे हैं ग्रे एरिया के अराउंड खेलें? That's not a gray area, that's the loopholes provided by system. That's why we call it gray area. अगर एलॉन मस्क कहता है कि भाई मैं $1 तनख्वाह लेता हूँ, क्यों लेता है वो? भाई वो रिच डैड पुअर डैड वाली, उसमें रिच डैड पुअर डैड किताब जिन्होंने पढ़ी है उसमें वो ये कहता है ना कि आप जो प्रॉपर्टीज वगैरह और ये सब ले लेते हैं, उसको टैक्स देते हैं, उसको लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप उसको कर्जा ले लेके चलाए जाएं। एग्जैक्टली कर्जा शुरू करें, बैंक से कर्जा लेके आपने बिल्डिंग ली हुई है, उसका आपको टैक्स नहीं देना, और आप उस पे जो आपने रेंट पे चढ़ा दिया या उसको प्लाजा बना दिया, व्हाटएवर जो अभी आपने किया, उससे आप कमाएं, ऐशी करें, तो उस पे आपको एसेट बिल्डिंग का वो है। बिल्कुल मैं इससे अपनी तरफ से एक सेकंड ना, मैंने कंक्लूड नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले तक ना गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखी हुई थी कि अगर आप अपनी एनुअल अर्निंग का एक सर्टेन परसेंटेज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपके टोटल एनुअल टैक्स में 20% की छूट मिलती थी। वो भी खत्म हो गया यार, वो खत्म हो गई। इस तरह की चीजें जो कि सिस्टम खुद ही प्रोवाइड करता था, ठीक है ना, कि आप अपना टैक्सेबल अमाउंट या एनुअल टैक्स अमाउंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और भी कई चीजें होती थी, जिस तरह आपने चैरिटी देनी है तो किसी रजिस्टर्ड उसको ज़कात दें या वो दें, उसमें भी परसेंटेज मिलता था। लेकिन आज मैं पूरी आवाम को बताना चाहता हूँ, ये म्यूचुअल फंड बंद होने के पीछे कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मैं पनौती समझता हूँ, जिस चीज में मैं हाथ डालता हूँ वो अगले उसी लम्हे बंद हो जाती है। मैंने पवेलियन क्लब की मेंबरशिप ली, 6 महीने के अंदर बंद हो गया। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 6 महीने वही बंद हो गया। मैंने यार मैं पनौती हूँ, मैं जिस चीज में हाथ डालता हूँ बंद हो जाता है। शो शुरू करने से पहले बताना था ना, मैं ये सारे मशवरे ना देता। अब इसमें से किसी पे भी तुमने अमल कर लिया। मेरा भी यही ख्याल है। आप कंप्लीट करें। चलो यार, कुछ भी नहीं, बस ये कि यार टैक्स दें और हर मुमकिन तौर पे कोशिश करें कि जो लॉ मेकर्स हैं वो इस चीज को रियलाइज करें और ऐसे लॉज बनाएं जो कि जो टैक्स दे रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए हो, और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको कभी तो स्क्रूटनाइज करें यार। तो आम क्या कि कब तक छोड़ते रहेंगे? चलो यार मूसा, रो तो बहुत लंबा सकते हैं। ओवर टू यू। यार मैं यही कहूंगा, देखो हम भी बाहर रहते हैं, टैक्स हम भी अब देना शुरू हो गए। वैसे तो सऊदीया मशहूर था कि मिडिल ईस्ट पूरा के नॉन टैक्सेबल सोसाइटी है वगैरह, लेकिन अब हम भी टैक्स देते हैं, डिफरेंट तरह के। इनकम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा मशहूर वाकया भी यहाँ पे शाह फैसल को किसी ने मशवरा दिया था कि आप इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाते, जब उन्होंने शूरा बिठाई अपनी के मुल्क की रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। तो शाह फैसल ने पूछा ये इनकम टैक्स ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि हम किसी को जैसे 100 रियाल तनख्वाह देते हैं तो उससे हम 10 रियाल इनकम टैक्स काट लिया करेंगे। तो शाह फैसल ने कहा भाई मैं उसको तनख्वाह ही 90 रियाल देता हूँ, उसको क्यों 100 रियाल तनख्वाह दूं और फिर मैं उसके 10 रियाल वापस मांगू?
मुझे दो। तो उस वक्त उस शाह फैसल ने उनको उस जमाने में ये इनकम टैक्स का आइडिया बहुत ही बुरा लगा था, तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। तो अब तक वो इनकम टैक्स नहीं लगा। अब हमें इनकम टैक्स के नाम पे दूसरी तरह से गवर्नमेंट ने घेर लिया। इनकम टैक्स ऑब्वियसली हमसे नहीं लेते, हमसे उस तरह का टैक्स लेते हैं कि जिसने फैमिली यहाँ रखी हुई है तो पर पर बंदा अपनी फैमिली के आपको पर मंथ 400 रियाल देने। इसी तरह कंपनी से वो टैक्स इस तरह के लेते हैं कि जिस कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो हर एम्प्लॉय के ऊपर जितना भी एक्सपेक्ट की पर रेशो बनाया हुआ उन्होंने, कितने एक्सपेक्ट है हर कंपनी में, तो उतना टैक्स उसके हिसाब से देंगे पर मंथ। तो इस तरह से वो टैक्स ले लेते हैं हमसे। मुझे ये टैक्स इतना बुरा इस सेंस में लगता है या गलत इस सेंस में लगता है कि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई मतलब लेबर तबका है, तो वो बेचारा भी 400 रियाल ही जिसकी तनख्वाह मिसाल कर लो या उसका खर्चा महीने का लगा लो 2000 रियाल कमाता है, 4000 रियाल कमाता है, तो वो भी 400 रियाल दे रहा है पर बंदा अपनी फैमिली को रखने के। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिसकी तनख्वाह लाखों रियाल में जा रही है, वो भी 400 रियाल दे रहा है। तो इट डजंट मेक सेंस। तो मेरे हिसाब से ये परसेंटेज वाइज अगर गवर्नमेंट ने रखा होता तो और ये मंथली इतना टैक्सेस है। दुख ना होता। एनीवेज ये तो खैर, हाँ ये मंथली डिपेंडेंट फीस आपको पे करनी होती है अपने उनको रखने की, लेकिन आपको मंथली नहीं, आपको ईयरली 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या पर ईयर आप पे करते हो। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मेरी इस कंपनी में ईयरली मुझे पे करना पड़ता है। पिछली कंपनी ने ये फीजिबिलिटी दी हुई थी मैं कि हम 6 मंथ्स पे कर देते थे, तो एक साथ बड़ी अमाउंट नहीं पड़ती थी। खैर मैं ये कह रहा था कि टैक्स को इस पूरी डिस्कशन को समराइज करने के लिए कि टैक्स तो जरूरी है देना। ये हमारी आवाम को समझने की जरूरत है कि मुल्क को चलाने के लिए, चलने के लिए, और गवर्नमेंट को कि आपको जिस भी फीजिबिलिटी के लिए आप रोते हो कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास सड़कें नहीं है वगैरह वगैरह, जिस फैसिलिटी के लिए आप रोते हो, गवर्नमेंट अगर आपको वो प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। वो पैसे आपका टैक्स ही है जो गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो आपको वो फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करेगी। तो आवाम को ये चीज समझनी पड़ेगी और फिर टैक्स के लिए सीरियस होना पड़ेगा ताकि उनको जिन चीजों के लिए वो रोते हैं वो चीजें उनको मिलना शुरू हो। और जब आवाम टैक्स देगी तो फिर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस टैक्स को घपला में ना जाया करे। या जैसे फर्क अभी हमने शो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कराची का ईद में क्या फर्क था और इस्लामाबाद की ईद में क्या फर्क था, उसी वजह से था कि जो इस्लामाबाद में टैक्स इस्तेमाल हो रहा है, कराची में जो टैक्स जा रहा है वो कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो अच्छा, इस तरह की चीजें गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि वो टैक्स इस्तेमाल करे और फैसिलिटीज दे। तो ये गिव एंड टेक वाली बात है। आवाम दे तो गवर्नमेंट भी उसको यूज करके आवाम को फैसिलिटीज दे, वरना अगर कराची वाला हाल रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि टैक्स नेट आप बढ़ा सकोगे। और बाकी जो करप्ट लोग हैं उनको तो अल्लाह ही पूछेगा। इसमें दुआ ही है कि वो अपनी आखिरत का ख्याल करें। इससे बहुत मजे की बात है कि जो तबका टैक्स नहीं दे रहा ना, एक्चुअली वही तबका है उसके पास इतना टाइम है कि वो एहतजाज भी करे। ठीक है, तो अगर ये सोचो ये अवाम टैक्सेबल ब्रैकेट में आ जाएगी, जस्ट इमेजिन सर्विसेज ना मिलने पे ये कितना शोर करेगी। एक्चुअली धरना देने का टाइम और एनर्जी इन्हीं लोगों के पास है। बाकी तो जो टैक्स अभी दे रहा है उसके पास ना टाइम है, ना एनर्जी है, ना नॉलेज है, वो बिजी है अपने काम में। तो मैं तो कहता हूँ यार, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको टैक्स सिस्टम का पार्ट बनाए ताकि ये लोग बंद करे ना कि ट्रैफिक की, भाई अगर हमें आज तुमने सड़क बना के नहीं दी हम टैक्स नहीं देंगे। ये मैं चाहता हूँ, ये एक्चुअली इन लोगों को सिस्टम पार्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली आवाम को ये चीज समझ में भी आएगी कि आवाम जाती है अगर वज़रा के पास या किसी के पास, गवर्नमेंट के पास, कि भाई फैसिलिटीज दो, वो बोलते हैं हमारे पास टैक्स के पैसे नहीं आ रहे, हमारे पास फलाने पैसे नहीं आ रहे, हमें फेडरल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही। फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास टैक्स कलेक्शन नहीं आ रही, हम कहाँ से पैसा दें। आवाम जब पैसा देना शुरू करेगी, टैक्स देगी, तो फिर आवाम ये सवाल कर सकेगी भाई अब तो पैसे दे रहे हैं, अब तो टैक्स कलेक्शन हो रही, कहाँ जा रही है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। और अपने इन द एंड यार हर चीज जो है मुल्क से सिंसियर होने पे आ जाती है। हम लोग अगर अब मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और मुल्क के साथ सीरियस हो, सिंसियर हो, तो हम कर सकते हैं। अगर अपनी जेबों के लिए पड़े रहे कि यार अपना बचा लें, अपना बना लें, तो फिर हम विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर एल्स। चलिए मूसा भाई अब आप वाइंड अप करें इसको। यार यही था, बस हो गया वाइंड अप। सबने अल्लाह तेरा शुक्र है एक और एपिसोड निकाल दिया हमने। सबने अपना अपना रोना शेयर किया। देखो लोग क्या थैंक यू गाइस, इट वाज गुड टॉकिंग। होपफुली नेक्स्ट टाइम सुहेब भी हो हमारे साथ।
हाँ उसका इंटरनेट ठीक करवाते हैं हाँ कहीं देखो उससे को लेके आते हैं नहीं वो एक्चुअली अभी वो इंटरनेट ठीक ट्रैवल कराते कर रहा हैं है ना, तो जहाँ वो ट्रैवल कर रहा है वहाँ इंटरनेट के इशू। नेक्स्ट वीक मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, लेट्स होप कि मेरे पास हाँ इंटरनेट आ रहा हो। बिल्कुल। पर तो नहीं आता इंटरनेट कहीं भी। शुजा तुम कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? यार शुजा तुम देखो कब अभी और कहाँ प्लान जा रहे बन हो? रहा है जब कुछ फाइनल। मैं देखो इस सैटरडे निकलने का प्लान कर रहा हूँ, और कहाँ जाता हूँ अभी नहीं पता, बस ये पता है अप नॉर्थ की तरफ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, चलो फिर लेट्स नेक्स्ट सी। रिकॉर्डिंग हम कब करते हैं उसकी डिसाइड कर लेते हैं फिर, वो ऑन द व्हाट्सएप। टाइम आपका टाइम अपना वही बहुत ख्याल रखेंगे, रखना। बस देखते। यस ओके जी। यार मैं तो कहता हूँ एक टॉपिक रखते हैं, ऑफिस की यहूदी साजिशें। बहुत तफरी आएगी, बहुत तफरी आएगी, और कोई उसमें मसाले ऐसा मवाद होगा, सबके पास होता है ऑफिस में।